क्या कभी ऐसा मोमेंट जब ओशो ने आपसे कभी कुछ कहा और आप स्पीचलेस रह गए? आप एक ऐसे शख्स हैं स्वामी जी जो आज धरती पे अभी मौजूद हैं, जो ओशो के सबसे नज़दीक रहे हैं, जिन्होंने ओशो को इतना जिया है। आज आपके नज़रिए से जानते हैं कि व्हाट इज़ लव? मनुष्य की चेतना की गहनतम आकांक्षा प्रेम की है, थी और रहेगी। प्रेम पाने की, प्रेम देने की प्यास सच्ची है। सच्ची ये है। हमने किसी को नहीं सिखाया, बल्कि हम उल्टा कितना ही रोकने की कोशिश करें तब भी वो पैदा हो जाएगी। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पेन भी आता है, जब वो हमें छोड़ के चला जाता है अगर कोई व्यक्ति। तो क्या वो प्रेम है जो दर्द देता है या उससे जुड़ी जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पेन देती है? हमारे मन में जो धारणाएं बन गई हैं, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, ऐसा कोई इंसान आज तक कभी हुआ ही नहीं है, ना आज है ना कभी होगा। ओशो ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात की है दैट सप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज द सॉल्यूशन। क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन? 14-15 साल की उम्र में जो प्रेम हुआ, इट्स गुड, वेलकम, है ना। लेकिन यहाँ पे अटके मत रहना, ये भी अच्छा है। यानी हम बीच का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम फूल तक जाने की पूरी विधि भी बता रहे हैं। जब इंसान उस हायर स्टेट में जाता है तब उसको ऐसा लगता है कि वो खुद में पूर्ण है, उसको किसी की नीड फील नहीं होती। तो क्या फिर शादी करनी चाहिए? सच बताऊं, केवल ऐसा व्यक्ति ही रियल लव, प्रामाणिक प्रेम कर सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ओशो विवाह के खिलाफ थे। मैं कहता हूँ विवाह के खिलाफ नहीं थे, झूठे विवाह के खिलाफ थे, सच्चे विवाह के पक्ष में थे। जहाँ पे लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ। ओशो अनुज हैं तो लोगों का आपको देखने का नजरिया, एक ढंग बहुत अलग होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगी। कई लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं कि नकल कर रहे हो। ओशो को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द आपके हिसाब से ज्यादा डेंजरस क्या है, इग्नोरेंस या फिर ईगो? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं एक ऐसे इमोशन के ऊपर जिसके लिए आज हर मनुष्य, हर इंसान प्यासा है, और वो है प्रेम, वो है प्यार। स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेम ओशो की दृष्टि से, जो ओशो ने जो संदेश दिया, अभी मैं आश्रम में आ रही थी तो बाहर एक बहुत बड़ा पोस्टर ओशो का लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि मेरी शिक्षा का जो सबसे बड़ा जो जो अंतिम चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है प्रेम। स्वामी जी, आज आपके नज़रिए से जानते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ लव? पहली बात, आपने सवाल में जो आज वर्ड जोड़ा है कि आज के लोग प्यासे हैं, आज के लोग तरस रहे हैं प्रेम के लिए, इसमें से आज शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की चेतना की गहनतम आकांक्षा प्रेम की है, थी और रहेगी, जी। है ना। आज वर्ड का इसमें कोई औचित्य नहीं है। सदा सदा से मनुष्य ऐसे ही थे। मनुष्य क्यों, हम पशु पंछी ऐसे ही थे, वो भी प्रेम के आधार पे जी रहे हैं। हर कोई पशु उसी की पंछी तरह क्यों, जी। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जी। मछली, मेंढक, सब प्रेम के आधार पे जी रहे हैं, प्रेम की खातिर जी रहे हैं। तो हमारे भीतर एक बहुत गहरी चाहत है कि प्रेम मुझे मिल सके, मैं किसी को प्रेम कर सकूं। दोनों ही चाहत हैं, बिल्कुल। लेन देन की चाहत है, अर्थात मैं सबसे जुड़ा हुआ हो सकूं। इसका ठीक उल्टा होता है आइसोलेशन। कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसको जेल में बंद कर देते हैं, उसको सजा में क्या मिला, आइसोलेशन। अब वो आइसोलेशन, किसी से जुड़ नहीं जुड़ नहीं सकता, है ना, सकता। सबसे उसको जी। हमने कट ऑफ कर दिया। क्यों यह सजा है? क्योंकि जुड़ने से हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। अगर हम सबसे टूट जाएंगे जी। तो हम जेल में बंद हो गए, अपनी ही जेल में बंद हो गए। वो सबसे बड़ी सजा है, किसी को सबसे तोड़ देना। बिल्कुल। गांव में पुरानों में होता था, किसी व्यक्ति पर नाराज हो गए गांव वाले, ऑर्डर निकाल दिया, फतवा, इसका हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी यानी बंद, अब हाँ। ये हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकता, किसी जी। से मिलजुल नहीं सकता। हुँ। एक प्रकार का उस घर में रहते हुए उसको आइसोलेट, जी। गृह कैद कर दिया। तो आइसोलेट करना सजा है, तो इसका ठीक उल्टा है, जुड़ने में मजा मज़ा है है। ना। जुड़ने का नाम प्रेम है। तो यह प्यास हर व्यक्ति के भीतर है। जी। याद रखिएगा, परमात्मा की प्यास सबके भीतर नहीं है। आज की तारीख में आधी दुनिया तो नास्तिक हो चुकी है नास्तिक हो चुकी है है, ना। बिल्कुल। और जो आस्तिक कहला भी रहे हैं,
वो भी बस ऊपर ऊपर से दिखावटी आस्तिक है, कोई आस्तिकता उनकी है नहीं। प्रभु की प्यास हमारे भीतर नहीं है। आज सोवियत रूस में या चाइना में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई भी नहीं कहता कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। उसने ये शब्द ही नहीं सुना। अगर ये स्वाभाविक प्यास होती तो सबके भीतर से आनी चाहिए थी, जी। ऐसा तो नहीं है, नहीं आ रही, इसका मतलब स्वाभाविक नहीं थी, ये सिखाई गई थी। किन्हीं पंडित पुरोहितों मौलवियों पादरियों ने कहा था कि ईश्वर है, बार बार कहते रहे, हम हिप्नोटाइज्ड हो गए, मानने लगे कि है ना, उनकी बातों में हम आ गए। भीतर से ऐसी कोई सहज वृत्ति नहीं थी, है ना। तो सारी आस्तिकता इसलिए झूठी है क्योंकि सिखाई गई है, सहज नहीं है। सहज वो है जो प्रकृति स्वयं ही पैदा कर रही है। प्रभु को पाने की प्यास झूठी है, प्रेम पाने की, प्रेम देने की प्यास सच्ची है। ये हमने किसी को नहीं सिखाया, बल्कि हम उल्टा कितना ही रोकने की कोशिश करें तब भी वो पैदा हो पैदा जाएगी। हो जाती है। तो जी। ये परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, ये भगवान का उपहार है, ये अस्तित्व की भेंट है, जिसको हम रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकेंगे, जी। है ना। बट स्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि प्रेम के जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पेन भी आता है, जब वो हमें छोड़ के चला जाता है अगर कोई व्यक्ति। तो क्या वो प्रेम है जो दर्द देता है, या उससे जुड़ी जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पेन देती जैसा हैं? प्रेम हम जानते हैं जी। वो मिश्रित प्रेम है हुँ, ना, उसमें लगाव भी है, हुँ, दूसरे के हम भला करना भी चाहते हैं, है ना, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जहरीले तत्व मिले हैं। उसमें मालकियत की भावना है, स्वामित्व है, मेरा कब्जा हो जाए, ये दूसरे से ना बट जुड़ स्वामी जी ये तो पाए। हमें सिखाया जाता है ना, पॉसेसिवनेस, कि एक पर्सन एक ही के लिए बना है। अब मैं बता रहा हूँ ना, जी। यहाँ पे है ना, पजेसिवनेस, मालकियत तुम्हारे कब्जे में रहे, कोई और की तरफ आंख उठाए तो ईर्ष्या में जल भुन जाओ, आग बबूला हो जाओ। इस सब से क्रोध, कलह, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन पैदा होते हैं, और उन अपेक्षाओं पर कोई भी खरा नहीं उतरता, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे मन में जो धारणाएं बन गई हैं, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, ऐसा कोई इंसान आज तक कभी हुआ ही नहीं है, ना आज है ना कभी होगा। और हम वो एक्सपेक्टेशन लिए घूमते फिर रहे हैं कि कहाँ है वो। ऐसा सही कोई बात नहीं है। मिलेगा कभी, जो भी मिलेगा वो हमेशा छोटा पड़ जाएगा उस आदर्श इमेज से, और तब उसके प्रति हमारे मन में नफरत पैदा हो जाएगी कि ये वो नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये वो नहीं है, है ना, सच्चा प्रेमी नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड पे फिट ही नहीं फिट बैठता। नहीं हो रहा है। जी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं अगर समय हो तो, फिर उससे बिल्कुल। एकदम क्लियर हो जाएगी जी। हमारा प्रेम कैसा है। एक राजा था, थोड़ा सिरफिरा, उसके दिमाग में सूझा कि महल में एक गेस्ट हाउस बनाया जाए, अतिथि भवन, ताकि जो भी मेहमान आते हैं उनकी खूब सुख सुविधा से वो रह सकें। तो उसने गांव के इंजीनियर थे, राजधानी के जितने भी पढ़े लिखे आर्किटेक्ट, गुणा भाग करने में कुशल लोग उस जमाने के, उन सबको बुलाया, उनकी मीटिंग ली। वो कहा कि तुम एक एवरेज फिगर निकालो, एक खूब सुंदर अतिथि भवन, उसका दरवाज़ा कितना ऊंचा होना चाहिए, पलंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और उसके लिए राज्य के सारे लोगों को नाप जोख करके एक डाटा तैयार करो, ताकि एवरेज निकल सके कि हमारे देश के एवरेज व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, हमारे देश के एवरेज व्यक्ति का वजन कितना है, ताकि हम उस व्यक्ति के लिए बनाएं एकदम आदर्श महल, जिसमें बड़ा सुखी वो रह सके, है ना। काफ़ी मेहनत की गई, वो डाटा इकट्ठे करने में साल भर लगा, फिर वो महल वैसे ही बन के तैयार हुआ उन्हीं नक्शे कदम पे। जब वो तैयार हो गया, फिर एक विचित्र घटना घटी, जो भी राजमहल में मेहमान की तरह आया वो कभी बाहर ही ना निकलता। धीरे धीरे खबर फैलनी शुरू हुई, जब 8-10 लोग गायब हो गए, एक गए क्या हुआ क्या, उन लोगों ने जासूसी करना शुरू की, तब पता चला कि राजा अपने मेहमान का स्वागत करते हुए उसको फूल माला वगैरह पहना के उसमें ले जाता है, ये आपका गेस्ट हाउस जहाँ पर रहेंगे। और वहाँ पे 4-5 पहलवान खड़े होते थे, 4-5 लोग तलवारें लिए खड़े होते थे, है ना। मान लो वो आदमी 1 इंच ऊंचा है दरवाजे से, वो झुक के जाने लगा, तो राजा ने उसको रोक लिया कि आपको झुकने की जरूरत नहीं, हम आपको नाप का कर देंगे, क्योंकि दरवाजा हमारा स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड है ना, है। आप गलत आदमी हो, है ना, ये तो सही बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया है, तो बताइए कहाँ से आपको छोटा करें, पैरों की तरफ से कि सिर की तरफ से। उसको छोटा कर दिया जाता, उसके प्राण निकल जाते, लेकिन राजा खुश होता कि कम से कम नाप का तो हो गया आदमी मरते समय। कितना अच्छा लग रहा है, नाप का हो गया मरा। यही रिश्तों कभी में कोई होता है। पलंग पे छोटा पड़ गया, तो पहलवानों ने उसका ट्रैक्शन किया, 2 पहलवानों ने टांग खींची, 2 पहलवानों ने हाथ और सिर खींचा उसको पलंग के नाप का करने के लिए, ताकि देखने में सुंदर लगे। हर व्यक्ति मर गया जो भी उस महल में गया, कोई जिंदा नहीं बचा। कोई मोटा था उसको पिचकाया गया। कोई पतला था उसको फुलाया गया। इस प्रोसेस में कोई नहीं बचा। तब ये बाहर खबर आई
कि राजा तो सिर फिरा है ना? हमको हँसी आएगी कहानी सुन के, लेकिन हमारे भीतर भी एक सिर फिरा राजा बैठा है। उसने हर चीज़ की चौखट बना रखी है, फ्रेम बना रखी है, पलंग बिठा रखा है कि आइडियल हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, आदर्श माता-पिता ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल संतान ऐसी होनी चाहिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए, बॉस ऐसा होना हमारी चाहिए, कंडीशनिंग सबॉर्डिनेट ऐसा ऐसी होना की गई चाहिए, है स्वामी जी, है कंडीशनिंग ना? ऐसी की गई है। और ये इसको हम इतना महत्व दे रहे हैं कि इसमें आज तक एक भी इंसान फिट नहीं फिट हुआ, नहीं हो पाया। है ना? जी। और इसलिए हमारे भीतर नफ़रत पैदा हो जाती है। स्वामी जी, यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आज जब किसी लड़की के लिए वर ढूँढने जाना होता है या फिर किसी लड़के के लिए वधू ढूँढने के लिए जाना होता है, तो उससे पूछा जाता है कि हू इज़ योर आइडियल हस्बैंड कि हू इज़ योर आइडियल वाइफ? फिर वो अपने दिमाग से कुछ इमेजिनेशन से कुछ क्रिएट करता है कि मेरी होने वाली वाइफ ऐसी होनी चाहिए या हस्बैंड ऐसे होने हुँ, चाहिए। और मुझे लगता है स्वामी जी कि शायद कलह का एक रीज़न ये भी है क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन में फिट ही नहीं फिट बैठ इन पाता। ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं बना आज ही तक, नहीं है। है ना? जी। वो जो एवरेज फिगर है ना, हुँ, हुँ। इट इज़ जस्ट मैथमेटिकल, जी। इट इज़ नॉट एक्जिस्टेंशियल। जी, अच्छा, और एब्सोल्युटली। मुश्किल खड़ी हो जाती है कहानीकार, कवि, शायर, सीरियल, फ़िल्म निर्माता, इनकी कहानी लिखने वाले, वो जो पर्दे पे दिखा रहे हैं, हुँ। वो इतना नकली है, कितनी बार उसके लिए रीटेक किए गए हैं, जी, है ना? एक 3.5 मिनट का गाना फ़िल्म आने के लिए कई बार 1 हफ्ता लगता 1 हफ्ता लगता है। है ना? हुँ। वहाँ पे तो दी बेस्ट बेस्ट पीस निकाल के उन्होंने जोड़ के दिखा दिया आपको। हुँ। अब देखने वाले के मन में छवि समा गई, ये सुंदरी कितना बढ़िया नृत्य कर रही थी, ऐसी पत्नी मुझे मिल जाए। कहीं वो भी ना तो वैसी सुंदरी है और ना वैसा उसने नृत्य किया है। उसके पीछे डायरेक्टर लगे हुए थे, उसके पीछे डांस टीचर लगे हुए थे। कितनी बार रीटेक करवाया है, कितनी बार उसका मेकअप, हर 5 मिनट में वहाँ पसीना आ जाता है, फ़िल्म फिर साफ करो, फिर मेकअप करो। बिल्कुल, अब ऐसी स्त्री तो दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी एब्सोल्युटली। है ना? तो ना ऐसा पुरुष मिलेगा, नहीं है ना? मिलेगा। हीरो था, उसने 50 गुंडे आ गए, उनके पास बंदूकें थी, हीरो ने घूंसा मार-मार के सबको जी, फेंक दिया, पहाड़ पे से उठा के फेंक दिया किसी को कहीं को। ऐसा पहलवान कहाँ मिलेगा? नहीं ये तो मिलेगा। नकली फ़िल्म आया गया था, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं हो लेकिन सकता। वो लड़की के मन में इमेज बैठ गई कि मेरा पति जो होगा ऐसा ऐसा पहलवान होगा, होगा। इतना शेर जैसा होगा, दहाड़ेगा। अब मिलेगा दिस उसको इज़ चूहा, वेरी ट्रू, येस। है ना? वो नाराज़ होगी, कहाँ के चूहे राम मिल गए, हमको तो शेर चाहिए था। अच्छा, शेर मिल जाएगा तब भी परेशान होगी, घर में भी दहाड़ेगा वो। अब पत्नी चाहती है कि मेरा पति समाज में जब बाहर जाएँ, बाज़ार में, सड़क पे तो बब्बर शेर हो बब्बर शेर और हो, घर में आके एकदम चूहा एकदम से बन रोल जाए, स्विच। है ना? चूहा बन जाए। ऐसा तो नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। अगर वो चूहा है तो फिर बाहर भी चूहा चूहा ही रहेगा। होगा। वो पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा, बेइज्जती हो रही है, कैसा पति है। और अगर वो शेर है तो घर में भी वो तो स्वामी जी, हमें दहाड़ेगा। रिलेशनशिप्स की नीड इतनी क्यों फील होती है जब बच्चा अपनी टीनेज में आना स्टार्ट होता है, उसको वहीं से ही एक रिलेशनशिप की नीड फील होनी शुरू हो जी। जाती है और जब तक वो एकदम वृद्ध अवस्था में आता है तब तक वो नीड कहीं ना कहीं बरकरार रहती है। नहीं, नीड तो पहले भी थी, बचपन में उसको एहसास नहीं था। माँ की हम्म। ज़रूरत थी। जी। माँ के बिना बच्चा जी सकता है क्या? जी माँ से सकता ज़रा है। दूर ही ले जाओ तो चीख-चीख के रोने लगेगा, जी। है ना? नए व्यक्ति को देख के वो भी घबराता है, जी। अपने पेरेंट्स के पास जल्दी हम्म। से जाके छुप जाएगा, है हम्म। ना? तो उसको भी सुरक्षा की ज़रूरत थी, उसको भी प्रेम चाहिए था, बिल्कुल बचपन से चाहिए था। लेकिन उस समय ये था कि पेरेंट्स की तरफ से बिना माँगे मिल रहा था। हम्म। अब यहाँ फ़र्क समझिएगा नीड का। उसको माँगना नहीं पड़ रहा था। उसको मिल इसके रहा था। पहले की भूख लगे, माँ आकर उसको दूध पिलाती थी, फिर है ना? यस इसके यस। पहले की कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़े, माँ उसकी केयर ले रही थी। तो वहाँ हमेशा ही प्रेम करने वाले इनिशिएटिव ले रहे थे, हम्म। है ना? वो गिर गया, चोट लग गई तो 4 लोग दौड़े-दौड़े आए। जी, बिल्कुल सही फटाफट है। अस्पताल लेके भागे। तो उसको प्रेम पहले बिना माँगे मिल रहा था, हम्म। है ना? अब यहाँ पे एक और भ्रांति खड़ी होती है, जो राजा की कहानी सुनाई ना, एक और हर बच्चे के मन में, लड़की हो कि लड़का, एक भ्रांति बैठ जाती है कि जैसे मैं दुनिया का सेंट्रल पॉइंट हूँ। उसके लिए दुनिया कौन है? घर के 4-5 लोग। जी। उसकी दुनिया तो इतनी है ना, जिसको वो जान रहा है शुरुआत के 2-3 साल में। हम्म। और ये सब उसके पीछे बिल्कुल मरने को तैयार है, पीछे 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 इसको पीछे, बचाने हाँ के लिए, है यस। ना? ये सब ऐसा लगता है मेरे नौकर-चाकर हैं। हम्म। इनका काम है मेरी सेवा करना, मेरी देख-रेख करना, है ना? मुझको कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरा ख़्याल रखना, और मैं एक सम्राट की तरह हूँ, है ना? जिसके सारे लोग सेवक हैं। ये उसकी फर्स्ट इंप्रेशन बैठा है अन्य लोगों के बारे में, और शुरुआत के 3-4 साल में ये धारणा खूब मजबूत हो गई कि मैं शहंशाह हूँ,
मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इन सब लोगों का कर्तव्य है कि मेरा ख्याल रखें, राजा जी का ख्याल राजा रखें। जी का ख्याल रखें। अब ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चला गई। गया। तो एक जो फ़िल्म वालों ने दी थी छवि, वो बैठ गई। एक बचपन से खुद ही लेके बड़ा हुआ था कि जो दुनिया मेरे लिए बनी है। अब मुसीबत खड़ी हो गई। जहाँ कहीं उसका किसी से प्रेम भाव जुड़ेगा, ये वही कोशिश करेगा कि तुम मेरे लिए जियो, जियो, है ना? यस। सेंट्रल पॉइंट में हूँ, है ना? पुराने ज़माने में पति मर जाता था तो पत्नी को सती करवाते थे। अब किसके लिए जीना? व्हाई यू हैव टू लिव? मैं तो शहंशाह तो चले गए। सही बात है। जला लो तुम अपने आप को, नष्ट हो जाओ। तुम तो इन्हीं के लिए थी, चरणों की दासी। ये बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। दूसरे को हम अपना गुलाम समझते हैं, नौकर समझते हैं, दासी समझते हैं। और वही स्थिति जो पत्नी की है, दासी बन गई चरणों की, वही पति की हो गई, वो जोरू के गुलाम हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस पूरे उसमें प्रेम जैसी साधारण स्वाभाविक चीज बचती नहीं। वो तो एक बड़ा कोमल फूल था जो खिला था, है ना? लेकिन इतने कांटे, इतने पत्थर चारों तरफ से इकट्ठे हो गए कि वो फूल कुम्हला जाता है। तो इस प्रकार प्रेम नष्ट होता है। हमारी आदर्श इमेज, है ना? फिक्शन हम क्रिएट कर हम लेते फिक्शन हैं क्रिएट किए। कि ऐसा होना फिल्मों से चाहिए। फिक्शन आया, जी, एक वो बचपन का बचपन फिक्शन से कि थे फिक्शन ही हम आया। राजा महाराजा, जी, है ना? कोई मेरी बात ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने यस, ची आवाज निकाली, मम्मी दौड़ी दौड़ी आती थी, क्या हुआ बिल्कुल, राजा बेटा? यस। और राजा बेटा बड़े होके भी राजा बने हुए हैं, है ना? उन्हें मंजूर ही नहीं होता। वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली। लापरवाह है, मुझे कुछ करना नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, दूसरे लोगों की ड्यूटी है वो सब करें। और ऐसे ही दूसरा व्यक्ति भी चाह रहा है। अब एक म्यूचुअल एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। इस प्रोसेस में प्रेम नष्ट हो जाता है, जो कि उपजा था। एक फूल खिला था छोटा सा, लेकिन हमने जल्दी से उसको खत्म कर दिया। स्वामी जी, इस चीज़ का फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? कैसे ये जो हमारी बचपन से की हुई कंडीशनिंग है, इसको कैसे चेंज किया जाए? क्योंकि पेरेंट्स भी उस चीज़ से कंडीशन्ड है, उनके पेरेंट्स भी, वो ये तो सदियों-सदियों से चलता चले आ हुआ रहे आ रहा है। हैं। तो अब ये कैसे चेंज करें? क्योंकि अब तो बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है। आज हम समाज में देख रहे हैं, कोई रिश्ता टिक ही नहीं रहा है। और उससे भी अगर मैं पहले आऊँ स्वामी जी, वी आर रनिंग स्कूल्स इन सोनीपत, तो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे मेरे पास आते हैं और टीनेज स्टूडेंट्स आते हैं। अब वो क्या है कि उनको नेचुरल अट्रैक्शन शुरू होता है 13-14 साल की उम्र में, और दे टेक रॉन्ग डिसीजंस, और पूरी की पूरी जो उनकी जीवन ऊर्जा है वो नष्ट हो रही है। स्वामी जी, आज मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे बच्चों को कंडीशन किया जाए जब उनके हार्मोन्स चेंज होने शुरू होते हैं, कैसे उनको इन चीज़ों के बारे में बताया। क्योंकि ओशो ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात की है, दैट सप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज द यस, सॉल्यूशन। क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे किया जा सकता है? देखिए पहली चीज तो प्रेम संबंध के अगेंस्ट में जो चीजें सिखाई गई हैं वो खत्म करनी होंगी। मुसीबत वहां से खड़ी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना? जी, प्रेम किसी के मन में पैदा हुआ किसी के प्रति, ये तो सहज था, स्वाभाविक था, प्राकृतिक था, बिल्कुल। ईश्वर दत्त था। जी, कि मनुष्यों ने जो प्रेम के खिलाफ कंडीशनिंग भर दी है कि कुछ गुनाह हो गया, पाप हो गया, नहीं करना चाहिए था, या हरियाणा में तो ऑनर किलिंग हो जाती है, माता पिता अपनी ही संतान को मार डालते हैं, उसको जी, गर्व महसूस जी। करते हैं। बट स्वामी जी, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, वो लव की जो आप बात कर रहे हो, क्या वो लव ही है या अट्रैक्शन है? चलिए वो सेकंड, पहले जी, इस क्वेश्चन को ले लें। जी, इसकी जड़ कहाँ है? जी। जड़ ये है कि प्रकृति दे रही है प्रेम की भावना। हुँ, वो रासायनिक परिवर्तन हो गए, नए न्यूरोट्रांसमीटर्स, नए हार्मोन्स हुँ, बन गए जो पहले नहीं थे। अचानक उसका व्यक्तित्व चेंज हुआ, चेंज हुआ। है ना? अब वो जी, बच्चा नहीं रहा, नहीं रहा। है ना? और हम उससे वैसे ही व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे हैं जैसे वो बच्चा हो। हुँ, उसकी बड़ी मुसीबत, उसके अंदर बड़ा द्वंद, डुअलिटी पैदा हो जाती है। जी, वो कैसे अपने परिवार वालों की या शिक्षकों की बात को माने? हुँ, उसके भीतर से तो एक नई शक्ति पैदा हो रही है और जो उसको फ़ोर्स कर रही है, और निश्चित रूप से प्रकृति प्रदत्त वह शक्ति बहुत ताकतवर है। आपकी नैतिक शिक्षाएँ जो दी गई हैं, धर्मशास्त्रों में जो लिखी हैं, वो सब बकवास उसके सामने। प्रकृति से नहीं जीत सकते, नहीं जीत है ना? सकते। प्रकृति का प्रवाह बहुत मजबूत है। हुँ, एक बड़ी नदी बह के आ रही है और हम उसको अपनी हथेलियों से रोकने की कोशिश करें, बिल्कुल, हम ही उखड़ जाएँगे, उखड़ जाएँगे। हमारे हाथ टूट जाएँगे, नदी थोड़ी रुकेगी। जी, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमको प्रकृति के खिलाफ में कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए। धीरे-धीरे हम वह मार्ग खोलें, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, हमें पता है अब वो एक उस ट्रांज़िशनल फ़ेज़ से गुज़र रहा है, जहाँ वो भी बहुत कन्फ्यूज़्ड है, बहुत बहुत कन्फ्यूज़्ड कन्फ्यूज़्ड है। है ना? वो 12-13 साल की उम्र बहुत ही कन्फ्यूज़न और की वो किसी से होती है, डिस्कस भी नहीं कर बड़ी पाता है। उदासी की होती जी, है ना?
किसी से कह भी नहीं सकते हो क्या रहा, और खुद को भी नहीं पता खुद कि को भी एग्जैक्टली नहीं क्या हो पता। रहा है जी। ना, एक अनजाना आकर्षण किसी के प्रति पैदा होना, है ना। तो इस बात की समझ माता पिता को, परिवारजनों को देनी चाहिए कि भाई ऐसा समय आएगा, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, उसके लिए तैयार हो जाओ, जैसे हम हर आगे आने वाली चीज के लिए तैयार करते कि नहीं। करते हैं, तो बिल्कुल। इस बात की उपेक्षा क्यों की गई है? हुँ, क्योंकि माता पिता खुद ही उसको निंदनीय विषय मानते हैं, चर्चा योग्य नहीं मानते हैं, हुँ, तो उसका दुष्परिणाम फिर यही होगा। और आपकी दी गई शिक्षा एक दिन किसी काम नहीं आएगी, ये नदी बांध तोड़ के बह जाएगी, बह जाएगी। है ना। फिर हम कहेंगे गलत दिशा में चला गया, हम फिर उसको अपराध बोध, गिल्ट कॉन्शसनेस देंगे। तो बेचारा करे क्या, सवाल ये है। क्या करे? उसके यस। अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा पैदा हो रही है, जिसका बल बहुत ज्यादा है, कोई समाज के नीति नियम कानून इत्यादि उसको नहीं रोक पाएंगे। हुँ, हाँ, वो करके ही रहेगा। इसके लिए बड़ा प्रेमपूर्ण, माधुर्य से भरा मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, उसकी समझ विकसित की जा सकती है। वो दिन आने के पहले ही उसे तैयार किया जाए कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है ना। बी रेडी फॉर इट, है ना, जी। तुम्हारे अंदर ऐसा होगा, ये बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, कोई पाप नहीं है ना। अब तुम बच्चे नहीं रहे, जी। है ना, यू आर एंटरिंग एडल्टहुड, हुँ, है ना। लेकिन इसमें कुछ साल लगेंगे ना पूरे होने में, है ना। तो इस बीच में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हम उसको पहले से अवगत बताएं, जी। फिर वो खतरे नहीं होंगे। अभी उसको पता ही नहीं है, तो पता ही बेचारा उस नहीं है। गड्ढे में जाके गिरता है वो। अगर काश उसको किसी ने बताया होता कि भाई इस रास्ते पे इतनी दूर जाके एक गड्ढा आता गड्ढा है। है ना, तब वो उससे बच जाता। हुँ, जब किसी ने बताया ही नहीं, तो हम गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर बैठेंगे, फिर उसी के लिए खुद पछताएंगे कि हमने क्या जी, गलती कर दी, एब्सोल्युटली। है ना। तो इसके लिए जो बचपन से जो शिक्षा मिल रही है, जो वातावरण माहौल मिल रहा है, सिर्फ कहने की बात नहीं, वाकई में ऐसा दिखाई दे, है ना, कि जहाँ प्रेम का सम्मान हुँ, है ना, प्रेम को बेइज्जत नहीं किया जा रहा है। क्योंकि प्रकृति ने जब परमात्मा ने दिया है, कि हुँ, ये समाजशास्त्री क्या परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। हुँ। परमात्मा दिए चला जा रहा है सबको, वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। नहीं, इनकी कोई नहीं सुन रहा, करोड़ों साल हो गए, है ना। अब इनको अपनी नहीं नहीं बंद करनी चाहिए। तो जितना हम सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को बड़ा कर सकें, उतना ही हम पाएंगे वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से प्रेम का फूल खिलेगा, किसी के प्रति आकर्षण भी होगा, और प्रेम को हम एक इंद्रधनुष की तरह समझाएं। हम एक हुँ, छोटी सी परिभाषा ना करें, उससे फिर आदर्श खड़ा हो जाता है। आदर्श खड़ा हो हाँ, जाता वो है। आदर्श बहुत खतरनाक होगा। यस। एक इंद्रधनुष, 7 रंग होते हैं उसमें। जी। तो ऐसा ही प्रेम का भी इंद्रधनुष है। उसका पहला चरण काम की वासना है, एक फिजिकल आकर्षण है, नथिंग रॉन्ग इन इट, यहीं से शुरुआत होता है, ये बीज है। फिर इससे थोड़े ऊपर उठते हैं तो मोह है, कब्जा जमाने की भावना, किसी के साथ एक होने की भावना, कि मैं उसका वो मेरी, ऐसी भावना, ये पकड़, अटैचमेंट, ये वाली चीज आती हैं। तब काम ऊपर उठ के वहां आया। और तीसरे पे हम, तीसरे लेवल पे पहुंचते, वहां थोड़ा और रंग बदलता है ना। अब प्रेम के साथ साथ कुछ भावनात्मक लगाव, एक तो था बिल्कुल इमोशन टोटल फिजिकल था जी, स्टार्टिंग में, अब भावनाएं आती हैं, हृदय इमोशंस आता है, आते हैं। इमोशनल अटैचमेंट है। हुँ, अभी सिर्फ बाहर बाहर का रंग रूप का आकर्षण नहीं रह गया। हुँ, इससे फिर और ऊपर उठते हैं, मन के तल पर हमारे विचारों की समानता आती है। इसको हमको एक नया ही नाम देना चाहिए, मैत्री। हुँ, फ्रेंडलीनेस इज हायर देन लव, यस, है ना। इमोशनल लव तक तो पशु पंछियों में भी है, यस, कीट पतंगों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। अगर हम मनुष्य वहीं तक आए तो कोई खास बात नहीं हुई, जी, है ना। हम एनिमल किंगडम के ही, प्लांट किंगडम के ही हिस्सा हैं। हुँ, असली मनुष्यता शुरू होती है जब हम मन के तल पे, मनुष्य में भी मन शब्द आता है, हुँ, जब हम मन के तल पे प्रेम कर पाए, अर्थात मैत्री, हुँ, एक फ्रेंडलीनेस। अब यहाँ पे शरीर गौण हो गया, रंग रूप गौण हो गए, सकल सूरत गौण हो गई, है ना। भावनात्मक लगाव भी नहीं है, हम किसी हायर लेवल पे पहुंच गए, किसी के साथ मन मिलता है, बहुत ऊंची बात है मन का मिलना। जी, फिर इससे और एक ऊपर का तल है, जहां हम चेतना के तल पे पहुंच जाते हैं, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और वहां पे सच्ची एकात्मीयता का एहसास होता है। इसके पहले तक हम जुड़ने के भाव में हैं, हुँ, सोचते जरूर हैं कि दो दो ना रहें, एक हो जाएं। कभी लोग कविताएं लिखते हैं, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, मगर ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। कुछ देर को लगता है हुँ, ना, कि हाँ, जैसे एक हो गए, दुई खत्म हो गई। प्रेम दुई मिटाना चाहता है, वो चाहता है अद्वैत की प्रतीति हो, जी, है ना, नॉन डुअलिटी। प्यास बड़ी गहरी है अध्यात्म की, जी, एक्चुअली परमात्मा की ही प्यास है, उससे यस, कम में हम राजी नहीं होंगे।
लेकिन जगत में हम जैसे प्रेम करेंगे उसके साथ तो द्वंद्व और द्वैत रहेगा ही रहेगा रहेगा। जी। फिजिकल लेवल पे भी द्वैत रहेगा, हम दो एक नहीं हो सकते, कुछ क्षणों के लिए भूल सकते हैं पर फिर ख्याल आ जाएगा हम तो अलग हैं। भावनात्मक तल पे भी थोड़ा ज़्यादा देर हम जुड़े हो सकते हैं, जी। हो सकता है महीनों सालों हम जोड़ महसूस करें, लेकिन वो भी टूटेगा। एक माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, उसके लिए पीछे अपनी जान भी देने को तैयार, इतना गहन प्रेम है, बड़े इमोशनल अटैचमेंट है ना? लेकिन एक समय आएगा बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो किसी और से प्रेम करने लगेगा, इसकी माँ के हाथ से वो बाहर जाने लगेगा, है ना? तभी बहू और तब सास में कलह रहती है, कल है वो बेटे के प्रति भी नाराज़गी, नाराज़गी है रहती ना? है। कि मैंने 25 साल यस। में इसको बुद्धिमान बनाया था, इस बहू ने आके 2 दिन में इसको बुद्धू बना दिया। है ना? ट्रू। अभी तक माँ का जो प्रेम था, बहुत इमोशनल था, हुँ, खूब लंबा चला, हुँ। 25 साल चल गया, लेकिन ये भी टूटेगा, है ना? अब बच्चा उसके अपेक्षानुसार व्यवहार नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। उसे अपनी पत्नी का भी ख्याल ट्रू। रखना है, उसको अपनी ज़िंदगी आगे देखना है। वो अपने संतान का ख्याल रखेगा, पेरेंट्स का ध्यान कम जाएगा, हुँ, तभी तो जाति आगे बढ़ेगी। ट्रू। हम बैकवर्ड पीछे अगर हमारी कार में हेडलाइट पीछे लगे हों और हम गाड़ी चलाएं तो दुर्घटना हो जाएगी। हेडलाइट सामने होना जरूरी है, पीछे ठीक है थोड़ी बहुत कभी हम झांक के देख लेते हैं बैक मिरर में। यही सच्चाई तो है। यही नियम है प्रकृति जी। का। हर इंसान अपने आगे आने वाली संतानों का ख्याल रखेगा, उसकी जीवन धारा आगे बढ़ेगी। पीछे वालों के प्रति थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो जाए इतना बहुत है। जी। लेकिन जब वो माँ के हाथ से बाहर निकल रहा है तो माँ को बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा यस, होगी, यस। है ना? उसको लगता है जैसे हार गई वो। इतना प्यार जिसको दिया था, वो एकदम चेंज हो गया, बदल गया, है ना? स्वामी जी आपने इमोशनल तो तल इमोशनल पर लव में भी द्वैत रहेगा। द्वैत रहेगा। यस। मैं इस पॉइंट पे आ रहा जी। हूँ, है ना? अब वैचारिक तल पर भी कितने ही हमारे किसी के संग विचार मिलते हों, हुँ, अगर हम थोड़े डीप डिस्कशन में जाएँगे, किसी चीज़ के एनालिसिस में जाएँगे, जल्दी हम पाएँगे हमारे मतभेद खड़े हो गए। हुँ, ऊपर-ऊपर से हम लग रहे थे कि एक है, मान लो 2 हिंदू हैं, हुँ, ठीक है? तो कहेंगे हम तो हमारे सिद्धांत, शास्त्र, मत एक से हैं, विचार मिलते-जुलते हैं। बहुत सुपरफिशियल। अगर थोड़ी-सी गहराई में जाएँगे, अभी पता चलेगा मैं तो शिव भक्त हूँ और ये जो हैं हुँ। ये तो हनुमान के भक्त हैं। अलग हो गए, 2 अलग हो संप्रदाय हो गए। गए। और गहराई में जाएँगे, शिव भक्ति में भी फिर 10 प्रकार हैं, है ना? वहाँ भी विचार भेद है ना? हर जगह विचार भेद हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में। यानी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके विचार आपसे 100% मिलते हों। एब्सोल्युटली। तो यहाँ भी हमें फिर चोट लगेगी, है ना? कि जिसको हम अपने दोस्त कह रहे थे, ऐसा लगता है दगा दे गया। है ना? मतभेद खड़े हो गए, छोटी-सी बिल्कुल। बात पे मतभेद खड़े हो गए। और बाद में हमको लगता है बात इतनी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन अब दुश्मनी खड़ी हो गई। आपने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, कुछ शब्द, कुछ विचार और सारी मित्रता मट्टी में मिल गई, सालों साल की। द्वैत वहाँ भी मौजूद है, द्वंद्व मौजूद है, चाहे हम देखें, चाहे ना देखें। वो पहले दिन भी मौजूद था जिस दिन दोस्ती हुई थी। हुँ, हम उतनी गहराई से झाँका नहीं था, लेकिन जब किसी के साथ हम बारंबार निकट संपर्क में आएँगे तो गहरी बातें खुलेंगी, बिल्कुल। है ना? एक प्रेमी-प्रेमिका हैं, कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे चोरी-छुपे 5 मिनट को मिलते हैं। बिल्कुल उनको लगता है उनका प्रेम अलौकिक मिल गई, रांझा और हीर वाली कहानी हो रही है ना? जब इनकी शादी हो जाएगी, 24 घंटे साथ रहेंगे, तो याद रखिए वैसा प्रेम नहीं हो सकता जो वहाँ था। हुँ। वो 5 मिनट के लिए कोई अपना बेस्ट प्रकट बेस्ट कर फेस सकता शो था, करता है। हाँ है जी, ना? यस। तो दोनों अपना बेस्ट प्रकट कर रहे थे एक-दूसरे को। हुँ, ये 24 घंटे ऐसा नहीं हो सकते। ये एक साधारण इंसान है और उनकी साधारणता प्रकट हो जाएगी। आप खूब अच्छा मेकअप करके किसी से मिले, वही 24 घंटे मेकअप थोड़ी रहेगा। सही आखिर बात है। हाथ-मुँह धोएँगे, स्नान भी करेंगे, फिर असली रूप प्रकट हो जाएगा। जी। मैंने सुना है एक व्यक्ति की शादी हुई, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसको वर्क लाया था वो। सुबह जब उस उठ के पत्नी ने हाथ-मुँह धोया, तो वो देख के डर ही गया। पहचान ही नहीं पाया कि यही मेरी पत्नी है। हुँ। पूछा कि तुमने मेकअप कहाँ से कराया था? उसने बताया फलाँ-फलाँ ब्यूटी पार्लर। वो मैडम गज़ब की हैं, एकदम ऐसा रूप बदल देती हैं कि पहचान नहीं आए। उस आदमी ने कहा उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, मैं उनको कुछ गिफ्ट दे के आता हूँ। लेटेस्ट मॉडल का जो फ़ोन है एप्पल वाला, उसका बॉक्स लिया, पैक किया, उसको गिफ्ट और देने गया वहाँ पे। उसको दरवाज़ा खटखटाए, मैडम से कहा कि आपने मेरी पत्नी की सुसज्जा इतनी अच्छी की थी कि मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। वो मैडम भी खुश हो गईं, इसने उनको दिया लेटेस्ट मॉडल फ़ोन का। बाहर आया,
उस महिला ने जब वो खोला रैपर, उसका डब्बा खोला, उसके अंदर से नोकिया 212 निकला और साथ में एक चिट रखी थी। इस समय आपको जैसा महसूस हो रहा है वैसे ही मुझे मेरी पत्नी का असली चेहरा देख के महसूस हुआ। यस। एप्पल का डब्बा, अंदर नोकिया। नोकिया। देखिए, लोग कुछ झूठा प्रदर्शन करते हैं औपचारिक रूप से जब मिलते हैं, ये उनकी असलियत नहीं है, लेकिन दोनों अब वहां से धोखे में पड़ रहे हैं। वो लड़का सोच रहा है लड़की इतनी भली चंगी है, और लड़की भी सोच रही है कि तो मेरी आदर्श इमेज मिल गई हीरो वाली मेरे सपनों का राजकुमार। जब ये शादी हो जाएगी, 24 घंटे साथ रहेंगे, तब सब चौपट हो जाएगा, इनके वास्तविक व्यक्ति बाहर आएगा और हम पाएंगे तो एक साधारण इंसान है ना? और तब लगेगा ये धोखेबाज। दोनों एक दूसरे को धोखेबाज समझेंगे। और 99% केसेस में आज ऐसा ही हो रहा है ना? यस। जब वो झूठ खुल जाएगा तो फिर साथ जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो जिन कारणों पे प्रेम टिका है, इंद्रधनुष में इसलिए समझा रहा हूं कि वी हैव टू मूव स्लोली टुवर्ड्स हायर एंड हायर। अगर हम नीचे के उन तलों पे अटके रहेंगे वो तो टूट जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन जब युवा था, एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। वो लड़की बारंबार कहती कि विवाह कर लो, नसरुद्दीन टाल जाता। होते होते 3 साल गुजर गए, है ना? वो लड़की ने एक दिन कहा कि आज स्पष्ट हो जाना चाहिए, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन जब मैं भी कहती हूँ कि निकाह कर लो, तुम एकदम बात टाल जाते हो, चुप रह जाते हो, मामला क्या है? नसरुद्दीन कहा कि पहले मैं भी चाहता था निकाह करना, पर एक दिन तुम्हारी मम्मी ने नाश्ता करने के लिए घर बुलाया था। जब से तुम्हारी मम्मी को देखा है फिर मैंने इरादा अपने बदल लिया। मुझे डर लगता है कहीं बूढ़ी होकर तुम भी ऐसी तो नहीं लगने लगोगी। अभी जैसी हो बिल्कुल प्रेम के योग्य हो, मैं निछावर हूं तुम पे, लेकिन मन में डाउट आ गया कि बड़ी होकर अपनी मम्मी जैसी लगोगी तुम, फिर मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। भाई स्वाभाविक है, हर लड़की बड़ी होकर अपनी बेटी जैसी, माँ जैसी हो जाएगी, हर बेटा बड़ा होकर अपने पिता जैसा लगेगा, स्वाभाविक है। तो फिजिकल लेवल पे जो प्रेम है वो नहीं चल सकता, क्योंकि जिससे हम प्रेम कर रहे थे वो बदल ही गया, और वो ही नहीं बदल गया, हम भी तो बदल गए, बिल्कुल, है ना? वो समय ही नहीं रहा, वो लोग ही नहीं रहे जिनके बीच में प्रेम था। अब ये नए लोग आ गए, वो तो दुश्मनी करने बैठे एक दूसरे से, है ना? पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक ने किताब लिखी पति पत्नी संबंध के ऊपर, उसका टाइटल उसने रखा है इंटीमेट एनिमीज। इंटीमेट एनिमीज। एक ही छत के नीचे रहते हैं अंतरंग शत्रु, एक दूसरे को सताने के लिए, इनका कुल काम इतना है। प्रेम से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल गड्ढे में। स्वर्ग की झलक मिली थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने पहुंचा दिया उसको नरक में। इसके लिए प्रेम जिम्मेवार नहीं है, प्रेम के साथ जुड़ी हुई जो अन्य चीजें हैं वो उनके लिए जिम्मेवारी है। तो वो जिम्मेवारी आदर्श इमेज, फिल्मों कहानियों से मिली हुई इमेज, खुद के बचपन से चली आ रही खुद की शहंशाही की इमेज। तो आपका क्या कहना है, बॉलीवुड ने इस जनरेशन को बहुत खत्म किया या लोगों की मानसिकता को काफी ज्यादा खत्म करने में इसका स्टैंडर्ड योगदान इतना रहा है? ऊंचा उठा दिया कि बाकी सब लोग ऐसे लगते तुच्छ लगते हैं, है ना? जी। प्रेम पाने योग्य नहीं लगता कोई। तो फिल्म भी ऐसी बननी चाहिए जिनमें जीवन की असलियत हो, है ना? कम इन कांटेक्ट विद द रियलिटी, है ना? तो हम ज्यादा प्रेमपूर्ण हो पाएंगे। अभी हम बिल्कुल झूठी झूठी इमेज हमारे मन में है, फिक्शनल इमेजेस, वैसा तो कोई है नहीं दुनिया में। बिल्कुल। और होगा भी तो स्वामी जी बहुत कम समय के लिए दिखाने के लिए वो व्यक्ति होगा, बट कभी ना कभी तो असली रूप उसका सामने आएगा ही आएगा। जी। तो इन झूठों से छुटकारा मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जी। और उस बच्चे के मन में जो निंदा और अपमान भरा है प्रेम के खिलाफ वो नहीं होना चाहिए। तब हम उसको बता सकेंगे बेटा जहाँ से प्रेम शुरू हुआ है उसके ऊपर और भी हायर डायमेंशन है। जी। इस इंद्रधनुष में तुम लाल रंग में ही मत रुक जाना, उसके पीछे ऑरेंज भी है, फिर पीला है, फिर हरा है, ऊपर जाके नीला बैगनी है, बहुत उच्चतर आयाम। और सबसे ऊपर वाले में जाके कॉन्शियसनेस के लेवल पे तृप्ति मिलेगी। वहां पे फिर तुम वास्तव में अपने प्रेम पात्र से नहीं पूरे अस्तित्व से एक हो जाओगे, परमात्मा से जुड़ जाओगे। और एक वही हो सकते हैं जहां दूसरा कोई व्यक्ति रूप में ना हो। जब तक व्यक्ति है तब तक टक्कर, फ्रिक्शन, संघर्ष रहेगा, सारी चीजें मैच नहीं हो सकती। स्वामी जी, हाउ डज इट फील जब चेतना के तल पे जब प्रेम होता है, वो कैसे ही होता है और क्या क्या उसकी क्या फीलिंग होती है? बहुत से लोगों मुश्किल को है तो कि ये भी नहीं संसार में पता। हमको जो प्रेम मिल रहा है, आप ऐसे समझो कि उसका कहीं एक बूंद आ जाती है, हम जिसको प्रेम कहते हैं जी। वो भी उसी का ही
जैसे क्षण भर को हमको लगा कि अद्वैत, अब दो नहीं हम एक हो गए। जी। इतने भावनात्मक जुड़े हुए हैं कि लगता है कि मैं और तू नहीं बचे, है ना? हम की एक फीलिंग आ गई। लेकिन ये कुछ देर के लिए टिकती है, तो ये है उसी की बूंद, वहीं से झरी है और हमें इशारा कर रही कि और ऊपर आओ जहाँ से गिरे थे। तो जब हम अध्यात्म के तल पे पहुँचते हैं, तब हम पाते हैं कि कॉन्शसनेस और कॉन्शसनेस में भेद नहीं है, वो एक हो सकती हैं। अन्य सब चीज़ों की बाउंड्री है ना? शरीर की एक लिमिट है, बाउंड्री है। 2 शरीर जुड़ के एक नहीं हो सकते, है ना? बिल्कुल। भावना की भी बाउंड्री है, एक सीमा है। वो माँ अपने बेटे को कितना ही प्रेम करती हो, ऐसा ही प्रेम ये दूसरे के बच्चे को नहीं कर सकती। लिमिट आ गई ना, लिमिट आ हर गई। चीज़ की बाउंड्री है, लिमिट है। विचारों की बाउंड्री है ना? यदा-कदा हम किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं मानसिक तल पर, है ना? निश्चित रूप से प्रेम से भी गहरा जाएगा, है ना? और अक्सर पत्नियों को बहुत दुश्मनी होती पति के दोस्तों से। बिल्कुल होती है। यस। क्योंकि उनको पता है कि मुझसे जितना प्रेम करता है, इससे ज़्यादा लगाव इसका अपने दोस्तों दोस्तों से के है। साथ है। अभी देखो दोस्त आगे कैसे हँस रहा है, मेरे सामने तो कभी नहीं हँसता। यहाँ ये हर मुँह वाइफ सुजा की के रखता है हाँ, मेरे सामने, अभी ये हँस हर रहा वाइफ है की शिकायत रहती है है। ना? तो पत्नी को बहुत ईर्ष्या होती है पति के मित्रों से, जी। है ना? उसको लगता है कि उनके प्रति तो आप इतना प्रेम दिखाते हो, हुँ, मेरे प्रति नहीं। निश्चित रूप से फ्रेंडशिप इज़ हायर देन लव, है ना? लव में कहीं न कहीं फाउंडेशन होती पाशविकता, है। जी। है ना? जो पशु के गुण थे वो कहीं न कहीं छिपे हैं, हुँ, है ना? चाहे हम कितनी सुंदरता से कवर कर लें, कितना ही उसको काव्यात्मक बना लें, फिर भी प्रेम में पाशविकता छिपी है ना? जानवरों वाला गुण है। मित्रता में पहली बार हम एक पाश से बाहर निकले, एक जैसे बड़ी ऊँची उड़ान भरी, इसलिए दोस्ती बहुत गहरी जाती है। अभी कुछ साल पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फ़िल्मी मैगज़ीन में और इस व्यक्ति ने लिखा, उसने बहुत अच्छी स्टडी की, मैं एकदम राज़ी हूँ उसकी बात से। उसने पुराने फ़िल्मों के सब नाम गिनाए थे और जो सुपरहिट फ़िल्में थीं, उसने बताया कि इनमें कॉमन चीज़ क्या थी? हुँ, 10 फ़िल्मों के उसने नाम बताए। कॉमन चीज़ थी इसमें कि दोस्ती को ज़्यादा मूल्य दिया गया प्रेम संबंध की बजाय। वो कहानी हमेशा सुपरहिट हुई, हुँ, जिसमें व्यक्ति ने अपनी दोस्ती की खातिर अपनी प्रेमिका को छोड़ या दिया। प्रेमी को छोड़ दिया, हुँ, दोस्ती का सम्मान रखने के लिए। वो फ़िल्म हमेशा सुपरहिट गई, चाहे उसके कलाकार नए थे, चाहे उसका डायरेक्शन अच्छा नहीं था, चाहे फ़िल्म के सीन उतने खूबसूरत नहीं थे, चाहे म्यूज़िक भी अच्छा नहीं था उतना, लेकिन वो कहानी ना लोगों के दिल को छू जाती है, कि हम अपने प्रेम को भी जहाँ निछावर कर सकें, नेचुरली कुछ समथिंग हायर इज़ देयर, यस, जिसकी खातिर हम लोग नीची चीज़ को छोड़ सकते हैं। अगर आपके हाथ में हीरे जवाहरात आ गए, तो आप कंकड़-पत्थर छोड़ सकती हैं, है ना? एब्सोल्युटली। उसकी तुलना में वो कंकड़-पत्थर हो गए। तो प्रेम के बारे में यह बात सर्वविदित होनी चाहिए, सब घर-घर में शिक्षा होनी चाहिए, है ना? फ़िल्मों में, सीरियल में, सब जगह बतानी जानी चाहिए कि प्रेम के एक से एक ऊपर सोपान हैं और हमें क्रमशः ऊपर चढ़ना हुँ, है ना? जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में दोस्ती नहीं जानी, वो कुछ अधूरा रह गया, अधूरा रह है गया। ना? स्त्री-पुरुष का प्रेम हो जाना तो ठीक स्वाभाविक है, लेकिन ये पशुवत है, हुँ, समहाउ एनिमलिस्टिक। दोस्ती होना इससे ऊँचा है ना? और भी हम उससे ऊपर जा सकते हैं, है ना? स्वयं के प्रति प्रेम, उसका नाम है ध्यान। हुँ, लविंग अवेयरनेस, नाउ देयर इज नोबडी एल्स, आप अपने कमरे में अकेली बैठी हैं, कोई नहीं है, ना ही मन में किसी का ख्याल है, आप अपने होने में प्रसन्न हैं, हुँ, यस, है ना? इसका नाम है ध्यान। तो ध्यान भी प्रेम का ही एक विकसित रूप है। विकसित रूप तो है। जैसा हम दूसरे की मौजूदगी में रिलैक्स हो जा रहे थे और सेंसिटिव हो जा रहे थे, अब हमने कला सीख ली, दूसरा हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी अवेयरनेस, अपनी सेंसिटिविटी, अपनी खुशी का लेवल वही रखूँगा बरकरार। और एक बार एक बात हाथ लग गई, तब बड़ी स्वतंत्रता का एहसास होता है कि अब दूसरे की ज़रूरत नहीं रही। यस, नाउ आई एम रियली फ्री। यस, नहीं तो प्रेम में हमेशा लगता है कि मैं किसी का गुलाम बन गया, मैं किसी पर निर्भर हो गया और ये निर्भरता कांटे की तरह चुभती है। चुभती है। जब हम ध्यान में डूबते हैं और हमें वही आनंद प्राप्त हो गया, जो प्रेम में प्राप्त होता था, प्रेम में क्षणिक होता था, ये तो हमारे हाथ में, हम लंबी देर तक उसमें टिक सकते हैं। मन शांत हो गया, विचार गायब हो गए, थॉटलेस अवेयरनेस, शांति ही शांति, और उस शांति में अद्भुत प्रीति की सुवास होती है। हुँ, आप ध्यान में डूबे, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती भक्ति की, वो है प्रेम का परम शिखर। प्रीति अब भक्ति का रूप ले ली, जहाँ पर अब भक्त भी नहीं बचा, वो भगवत्ता में विलीन हो गया। अब वाक़ई में 2-2 नहीं बचे। ध्यान तक मैं एक था, हुँ, मैं तो था, दूसरे खत्म हो गए, मैं अंतर्मुखी हो गया, अपने में रुचि ले रहा हूँ, दूसरों से मुझे कुछ लेना-देना नहीं, लेकिन मैं तो हूँ।
और मेरा होना कहीं अस्तित्व से भिन्न है। हम्म, अब एक छलांग और लगती है जहां व्यक्ति समष्टि में समा जाता है। ये साधारण मिलन नहीं, ये महामिलन है। जैसे कोई नदी सागर में समा गई तो अब वो नदी तो नहीं रही, वो खुद ही Absolutely. सागर हो गई। खुद से ठीक ऐसे ही ब्रह्म को जानने वाला, उसके प्रेम में पड़ने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा से कहीं हमें मुलाकात होती है, स्वयं ही व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। जाता है। तब निकलता है अहम ब्रह्मास्मि जैसा उद्घोष अनलहक। तो ये प्रेम का परम रूप है। काश ये सारे रूपों की चर्चा एक आम चर्चा हो जाए, हो जाए। जहां हमको हमेशा प्रेरणा मिले कि जहां अभी हम हैं इससे हमें और आगे भी जाना है जी। ना। ठीक है, 14-15 साल की उम्र में जो प्रेम हुआ, इट्स गुड, वेलकम, है ना। लेकिन यहाँ पे अटके मत रहना, है ना। कुछ ऊपर की सीढ़ियाँ वो चढ़नी है, ये भी अच्छा है, सुंदर है। यानी हम बीच का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम फूल तक जाने की पूरी विधि भी बता रहे हैं, है ना। तब एक सहज स्वाभाविक समाज निर्मित हो सकेगा। और जो दाम्पत्य जीवन में इतना दुख सारी दुनिया में व्याप्त है, सारी दुनिया की बात है, एक जगह की जी, बात नहीं है, जी, है ना। जी। वो उससे हम मुक्ति पा सकेंगे। मुझे स्वामी जी एक इंसिडेंट याद आ गया। कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्चे के पेरेंट मेरे पास आए और वो ये शिकायत लेकर आए थे कि उसकी बच्चे की एज होगी कुछ 16-17 साल। दैट उस वो क्लास में लड़कियों के साथ बहुत बात करता है, लड़कियां ही उसकी फ्रेंड्स हैं। और लड़कियों ने कोई शिकायत टीचर से कर दी हुई, तो टीचर्स ने उसके पेरेंट को बुलाया। तो उसके फादर ने खूब पिटाई करी उसकी जम के, हम्म, कुछ छेड़ दिया होगा या हम्म, कुछ भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हाथ उठाने की क्या आवश्यकता पड़ी हम्म। थी? तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पिताजी ने भी हमें खूब पीटा है। तो मैंने भी पीट डाला इसको और उनके पिताजी ने भी उनको खूब पीटा था। तो मैंने कहा ये जनरेशनल ट्रॉमा कब तक चलता हुआ आएगा, एंड दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो ये नहीं तो हुआ। सॉल्यूशन नहीं है। तो स्वामी जी मैं यहाँ ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो जिस हायर स्टेट की आपने बात की है, क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत पड़ेगी, या साधना से क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए आपको बहुत साधना करनी नहीं, पड़ेगी, बहुत गंभीर साधना। मामला नहीं, साधना वर्ड यूज करने से बड़ी जी, सीरियसनेस सी आ जाती है। हाँ ऐसा जी, लगता है कि अपने बस का बात नहीं, हम तो साधारण इंसान हैं। हम तो बिल्कुल साधारण सिंपल इंसान हैं। सिंपल चीजें हैं, जी, है ना। साधना वर्ड मैं उसमें नहीं हाँ जोड़ना समझते हैं आपसे चाहता, कैसे कर सकते है हैं। ना। हुँ, हंसी हंसी खेल में खेल खेल में, है ना। जी, श्वास की विधि है एक, जी, जिसको कहते हैं मूलबंध। इसमें हुँ, हम पहले आराम से भीतर सांस जारी गहरी जाने देते हैं, जी, फिर छोड़ते समय हल्का सा जोर लगाते हैं हुँ, छूटती हुई श्वास में। जब सांस बाहर निकल गई 2 सेकंड के लिए सांस रोक लेते, बहिर्कुंभक। इतनी सी विधि, एनीबडी कैन डू इट, है ना। सांस भीतर गई, छोड़ते समय जो लास्ट पार्ट है छूटने का, उसमें हमने छोटा सा झटका पेट पर लगेगा, है ना। पेट पीठ की तरफ गया, हवा बाहर निकल गई और 2 सेकंड को हम रुक गए। जी, अगर इसको हम दिन भर में 300 बार कर लें, जब याद आ जाए। जब याद आ जाए तब, है जी, ना। कभी मौका मिल गया 5-10 मिनट बैठ के इकट्ठे ही कर लिया हुँ, 150 बार, और दिन भर में कई बार, जी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप अपना काम धाम भी कर रहे हैं और बीच में आपने 2-3 बार स्पेशल सांस ले ली, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ कुछ विशेष, ना इसके लिए अलग से समय चाहिए, ना अलग से कोई हुँ, आसन चाहिए। अपने सहज क्रियाकलाप करते सहज, करते जी, एक अद्भुत रूपांतरण होगा, जिसको ओशो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऊर्जा का रूपांतरण। हमारे जो नीचे के चक्र हैं, मूलाधार, जहाँ से काम ऊर्जा जाग रही है ना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो छूटती हुई हवा के संग हमारी ऊर्जा ऊपर को जाती है, क्योंकि ऊपर वैक्यूम बन रहा है। जी, फिर हमने 1-2 सेकंड को सांस रोक ली, हायर पार्ट वैक्यूम और नीचे से फोर्स लगा पेट पिच का, नीचे के चक्रों से ऊर्जा ऊपर को गई। जी, ठीक है। अगर ये दिन भर में 200-300 बार हो जाए, तो कुछ ही महीनों के भीतर उस व्यक्ति के भीतर काम वासना का प्रकोप वैसा नहीं रहेगा जैसा था। जी, पहली बार उसके हृदय में ऊर्जा आनी शुरू हुई, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। अब वो जो प्रेम महसूस करेगा, दिस विल बी समथिंग हायर लव, हायर, है ना। यस, फिजिकल लव नहीं होगा, कुछ ऊपर होगा। जब विशुद्ध चक्र में ऊर्जा आती है तो व्यक्ति सृजनात्मक बनता है, क्रिएटिव बनता है। नई नई चीजें उसको सूझती हैं, नए नए आइडियाज उसको आते हैं, है हुँ, ना, रचनात्मक। जब और ऊर्जा ऊपर जाती है, तब ध्यान, स्वयं के प्रति प्रेम फलित होता है। जब और ऊपर जाती है तो समाधि, परमात्मा के संग एक हो जाता है। हुँ, तो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बदलना, इसमें हमने उस ऊर्जा स्रोत से हम लड़े नहीं, हुँ, हमने उसको पूरा स्वीकार किया हुआ है। जैसे एक नदी आ रही है बहती हुई, और ये बाढ़ लाती है और तबाही मचा देती है, बहुत जनधन की हानि हो जाती है, और फिर एक बांध बनाया गया, उसके पानी को रोक लिया गया काफ़ी ऊंचाई तक, और फिर वहाँ से नहरें बना दी गई। जी,
एक नहर जा रही है बिजली पैदा करने के लिए, दूसरी नहर जा रही है खेतों में सिंचाई करने के लिए, तीसरी जा रही है गाँवों में सप्लाई करने के लिए पानी। हम्म, वो नदी जो तबाही मचाती थी, अब हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, है ना? रोशनी बिल्कुल। पैदा हो रही है, खेतों में फसल ज़्यादा पैदा हो रही है, लोगों को शुद्ध पीने का जल मिल रहा है, बाँध बनाने से, है ना? ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जीवन ऊर्जा है। मैं उसको सेक्स एनर्जी नहीं कहूँगा क्योंकि वो नाम लेते ही से कंडेमनेशन आ जाता है। कंडेमनेशन आ जाता लाइफ एनर्जी, है, लाइफ एनर्जी है ना? लाइफ जी। एनर्जी है। वो कई रूप ले सकती है। हम्म, प्रकृति ने जो इंतज़ाम किया है कि वह नीचे के चक्रों के माध्यम से यौन के रूप में प्रकट हो, क्योंकि प्रकृति का काम इसी से चलेगा, इसी से नई पीढ़ी पैदा होगी और जाति आगे बढ़ती रहेगी। इसी विधि से करोड़ों साल से करोड़ों प्रकार के प्राणी इस धरती पे हैं। हम्म, प्रकृति का काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब अगर हमें ऊपर ले जाना है कुछ, हम्म, तो हमको थोड़ा बाँध बनाना पड़ेगा। तो नीचे का चक्र मूलाधार कहलाता है। तो इस ध्यान की विधि का नाम है मूलबंध ध्यान। हम वहाँ पर डैम बना रहे हैं। वहाँ ऊर्जा ना जाके हम श्वास की एक विशेष टेक्निक के द्वारा उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। हम एक नई नहर खोद रहे हैं हम्म, कि वहाँ का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस नहर के थ्रू जाएगा। तो हम पाएँगे हमारा मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार ये एक्टिवेट होने लगे। हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। जैसे वो 12-13 साल की उम्र में एक चेंज हुआ था ना पर्सनैलिटी में, जी। है ना? समथिंग न्यू स्टार्टेड। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम की ऊर्जा आती है, ही बिकम्स अ टोटली डिफरेंट पर्सन, है एब्सोल्युटली ना? जब वो क्रिएटिव होता है, अगेन जैसे सम न्यू बर्थ हैज़ हैपेंड, जी। है ना? और जब वो ब्रह्म से मिलके एक होता है, तब तो वो द्विज हो गया, ट्वाइस बॉर्न। एक शरीर का जन्म माता-पिता से मिला था, एक जन्म अपनी ही साधना से मिला। तो ओशो ने जो विधियाँ बताई हैं, वो इतनी सरल, सहज, स्वाभाविक कोई भी उसे कर कि सकता है। रोजमर्रा के जीवन में भी हम हाँ, बहुत अलग से आसानी से कोई कर समय नहीं सकते हैं। चाहिए, है जी। ना? ये श्वास की विधि, मूलबंध ध्यान, अगर आपको पूरा इसको सुनना है, समझना है तो ओशो की प्रवचन माला है, कहे कबीर दीवाना, उसका 5वां प्रवचन वो हुँ, आप सुन लीजिएगा। उसने विस्तार से इसकी पूरी टेक्नोलॉजी समझाई, है ना? हुँ, वही नदी जो पहले तबाही मचाती थी, अब वहाँ से नहीं बहता पानी, हुँ, क्योंकि पानी हमने कहीं और से बहा दिया। हुँ। इसको बोलते हैं ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, उससे बिजली पैदा हो रही है, अब उससे फसल पैदा हो रही है। नॉर्मली शिक्षा क्या सिखा रही है, उस पानी को, नदी को रोक दो, दबा दो। हुँ। उसके निकास का कोई उपाय नहीं पूरी किया, दुनिया यही बता रही है है। ना? रोक हुँ, दो, तो रोक सप्रेस दो तो करो, क्या होगा? एक लिमिट आएगी जहाँ तक फट बाँध जाएगा, सह पाएगा इस पानी का लेवल, और एक समय आएगा बाँध टूट टूट जाएगा। जाएगा। आप नदी की ताकत बहुत है, बाँध क्या कर लेगा उसके और आगे? फिर स्वामी जी होता क्या है उसको ना फिर सारी विधियों से नफ़रत हो जाती है। बिल्कुल उसको हो लगता है जाएगी। कि नथिंग इज़ वर्किंग हुँ, मतलब कुछ काम ही नहीं कर काम रहा नहीं है। कर रहा, तो ये सब चीज़ें बकवास हैं। बकवास है ना? एक बात बिल्कुल, तो पक्की कि दमन बिल्कुल बकवास दमन है बिल्कुल ना? बकवास है। दमन में केवल बाँध बना दिया और पानी को कहीं और ले नहीं गए, जी, तो एक दिन तो विस्फोट करेगा, विस्फोट और करेगा। ये विस्फोट पहले से ज़्यादा खतरनाक यस। होगा। अगर सामान्य रूप से नदी बह रही होती, हुँ, प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही होती और समाज ने उसका स्वीकार किया होता, तो कभी भी खतरों में नहीं जाती, नहीं जाता। हुँ, है ना? तो खतरा कौन पैदा कर रहा है? काम की निंदा, हुँ, प्रेम विरोधी शिक्षा की वजह से खतरे पैदा हो रहे हैं। पूरा डैम भर गया है ऊपर लेवल तक और फिर डैम फटा। हुँ, अब नेचुरली बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो लेकिन इसके लिए नदी ज़िम्मेवार नहीं है, इसके लिए डैम बनाने वाले ज़िम्मेवार हैं। जी। तो यही मेरा विनम्र निवेदन है कि लाखों साल से यह भूल होती चली आई है और अब समय आ गया है, हमें जागना चाहिए। हम सुशिक्षित मनुष्य हैं, हम साइकोलॉजी समझते हैं, मनोविज्ञान समझते हैं, अपने शरीर के विज्ञान को समझते हैं। पहले ये सब बातें पता नहीं थीं, एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए और क्या सिखानी चाहिए ये चीज़ क्योंकि बिल्कुल अभी तो सिखानी कहीं पे चाहिए, भी नहीं सिखाई जा है रही ना? है। और क्या हम जब शिक्षक हायर लेवल बताएँगे? की तरफ इशारा कर देंगे, फिर नीचे के लेवल पे फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे। नहीं होंगे। हुँ, स्वामी जी मेरे मन में एक सवाल आया जब आपने बोला ना कि जब इंसान उस हायर स्टेट में जाता है तब उसको ऐसा लगता है कि वो खुद में पूर्ण है, खुद खुद में पर्याप्त है, उसको किसी की नीड फ़ील नहीं जी। होती है। तो क्या फिर शादी करनी चाहिए? अब सवाल ये आता है। देखिए, एक पूर्णता है स्वयं के भीतर की, हुँ, ध्यानस्थ व्यक्ति को महसूस होती है। अब सच बताऊँ, केवल ऐसा व्यक्ति ही रियल लव, प्रामाणिक प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़रूरत थी, वहाँ पे शोषण था। मैं दूसरे का उपयोग करना चाह रहा था। मेरे यूटिलिटेरियन ढंग से सोच रहा था, कैसे इसका उपयोग कर लूँ, है हुँ, ना? जब ज़रूरत खत्म हो गई, अब वास्तव में असली प्रेम है, जिसको हम कहते हैं लेने वाला नहीं देने वाला प्रेम।
जिसके पास शांति का खजाना है, संतोष का खजाना है, जो अपने आप में परिपूर्ण आनंदित है। सामने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं देखो है। जंगल में एक फूल खिला, वो फ़िक्र नहीं करता कि कौन यहाँ से गुज़र रहा है, वो अपनी सुगंध लुटा रहा है ना? हुँ, कोई कवि गुज़र जाए तो अच्छा है, कविता लिख लेगा, कोई चित्रकार गुज़रा तो हो सकता है इसकी पेंटिंग बनाए, पर फूल को इनकी चिंता नहीं है। हुँ, कोई भी ना गुज़रे, तो भी फूल से सुगंध बिखरती रहेगी, ये उसका सहज स्वभाव है। ऐसे ही भीतर खिले आनंद का फूल, उससे फैलती है प्रेम की सुवास चारों ओर। कोई फैला नहीं रहा है, दिस इज़ जस्ट अ नेचुरल इवेंट, जैसे सूरज निकलता है और प्रकाश फैल जाता है। कोई जानबूझ के कुछ कर नहीं रहा, जी, बस ऐसा हो रहा है। ऐसे ही व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति के चारों तरफ प्रेम की सुगंध फैलती है। जो भी उसके निकट आएँगे, अगर कोई रिसेप्टिव होगा, तो महसूस कर लेगा। अब कुछ लोग हैं बल्कि जिनकी नाक खराब है उनको नहीं पता नहीं चलेगा, पता हैं वैसे चलेगा। लोग भी हैं, जी, उनको नहीं पता चलेगा कि ये व्यक्ति कितना प्रेमपूर्ण है। उसके पास तो प्रेम का एक झोंका था, एक जी, सुगंध थी, तो सेंसिटिव लोग उसको महसूस कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है, और अगर ऐसा हो सके कि 2 लोग ऐसे मिल जाएँ, तब जो तो अपने वाह! आप में परिपूर्ण हैं, जी, है ना? इससे सुंदर किसी और की क्या कोई होगा? ज़रूरत किसी की नहीं है, हुँ, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को कुछ दे सकते हैं, ऐसा भाव है, देने का भाव, अब लेने का सवाल नहीं है कुछ। तो ऐसा प्रेम जिसको हम कहें सच्चा विवाह, हुँ, ऐसा सच्चा विवाह होगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ओशो विवाह के खिलाफ थे? मैं कहता हूँ विवाह के खिलाफ नहीं थे, झूठे विवाह के खिलाफ खिलाफ थे, थे। सच्चे विवाह के पक्ष में थे। जहाँ पे लोग एक-दूसरे का शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ उसके थे। खिलाफ हैं जी, कि वहाँ तो प्रेम है ही नहीं। आपकी लव मैरिज थी या जी, अरेंज मैरिज? प्रेम में ल लव मैरिज थी। आपका और माँ का कैसा रिश्ता है? आपका और माँ प्रिया का कैसा अभी मैं रिश्ता है? जो वर्णन कर रहा था, ऐसे समझ लो मैं अपना ही वर्णन कर रहा अच्छा। था। ब्लेस मी आल्सो फॉर दिस। मुझे शादी करनी चाहिए। नहीं, सवाल दूसरों से नहीं पूछा जाता। अपने जीवन के हर निर्णय स्वयं लेना चाहिए, है जी, ना? दूसरा कैसे कह सकता है? उसका कोई अधिकार भी नहीं है ना? जी। और जब हम दूसरे पे निर्णय छोड़ते हैं, तो एक प्रकार से कहीं हम भीतर डरे हुए हैं हुँ, कि हम सेल्फ डिसीजन लेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अपनी है, फिर उससे अच्छा या बुरा जो फल मिलेगा उसके ज़िम्मेवार भी हम होंगे। तो इंसान को अपना ज़िम्मेवार वो खुद होना ज़िम्मेवारी नहीं चाहिए। उठाना चाहता, हुँ, तब किसी और पे दोष ठोक दें। माता-पिता ने गलत लड़का देखा था, उनकी हुँ, गलती है। पंडित जी, जी ने गलत कुंडली मिला दी, उनकी गलती है। ग्रह नक्षत्र के दोष था। हम किसी पर थोप देना चाहते हैं। आजकल हुँ, पश्चिम के लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उससे मैच करवाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी मैचिंग है कि नहीं। ये बाद में उसको गालियाँ देंगे, है एब्सोल्युटली, ना? बाद में उसको बिल्कुल। गालियाँ देंगे। मैंने सुना है कि एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, बड़ा प्रसन्न हुँ, हुआ पढ़ते-पढ़ते। हुँ, उसकी पत्नी सामने बैठे सुन रही थी, उसने पढ़ के सुनाया कि जानती हो, जिस पंडित जी ने अपना विवाह कराया था ना, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी बोली, "अरे! अरे! तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो?" बोले, "खुश कैसा न हूँ, इसी ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कहा था 36 गुण मिलते हैं।" स्वामी जी, हम किसी दूसरे पे दोष लगा देते हैं। बट ऐसे बोलते हैं जैसे मैरिजेस आर प्री रिटन, पहले से लिखा हुआ है सब बकवास, कुछ, सब सब बकवास है? बकवास, सब बकवास। मनुष्य की बनाई चीज़ है, प्री रिटन कैसे कि होगी? हाँ, एक करोड़ों साल तक इंसान कबीलों में रहता था, 300-400 लोगों का एक ग्रुप, तब तो शादी नहीं होती थी। प्री रिटन कैसे, तब कहाँ गए? हाँ, जो चीज़ मनुष्य की इजाद है। देखो प्रकृति द्वारा दिया गया है प्रेम, है ना? वो प्री रिटन है, वो होकर रहेगा। जी, मनुष्य ने बनाई है शादी की एक संस्था, इस तरह इंस्टीट्यूशन। हुँ, ये तो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। जब तक ज़रूरत है तब तक चलेगी, जब ज़रूरत नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन का क्या करेंगे? हुँ, इफ इट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पज़ राइट, बिल्कुल। क्या करेंगे? अभी स्वीडन में शादी खत्म हो चुकी हैं, 20 साल से ऊपर हो गए। तो स्वामी जी फिर आगे की जो सामाजिक व्यवस्था है, फिर वो कैसे चलेगी अगर लोगों ने आगे की शादी इतनी कर ली? चिंता नहीं करो, अभी अपनी चिंता कर लो, है ना? आपने कोई ठेका नहीं लिया समाज का, विश्व का उद्धार करने का। हमारा जीवन कैसे सुख शांति से बीते, ये महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जैसे बहुत लोग हो जाएँगे दुनिया में, तो दुनिया भी अच्छी चलेगी। नहीं हो जाएँगे तो भाड़ में बिल्कुल। जाएँगे वो, उनकी सोच उनकी और इस की वजह देश से। में ना बहुत बड़ा मुद्दा स्वामी जी लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके भी रहा हुँ, है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मेरी दृष्टि में प्रेम महत्वपूर्ण है, उसके साथ अन्य चीज़ें भी अगर जुड़ जाती हैं, तो ठीक है। हुँ, अगर प्रेम नहीं है, तो सब चीज़ें ज़हर हैं। चाहे वो पंडित जी ने 7 चक्कर लगा के फेरे लगवाए हों, चाहे न्यायाधीश ने कोर्ट में बैठ बट ये के तो साइन एक कराया बहुत हो। बड़ा एक ऐसा मुद्दा बन गया है देश में कि जैसे बहुत बड़ा पाप है। हुँ, जैसे कि हम रोज़मर्रा में सुनते हैं कि जैसे बोला जाता है कि कुत्ता-बिल्ली
जैसा रिश्ता इसको बोला जाता है कि क्या कुत्ते बिल्ली भी साथ में ही रहते हैं, कुत्ते कुत्ते भी साथ में रहते हैं, तो मतलब इस तरीके से डिफाइन किया गया है इस चीज को। तो आपकी दृष्टि में आप क्या कहना चाहेंगे इस अगर बारे में? प्रेम उसकी वजह है, मूल कारण प्रेम है, जी। मित्रता है ना, एक दूसरे के साथ मैचिंग है, तालमेल है, जी। ना केवल हार्मोनल बल्कि इमोशनल, जी। कम से कम इतना है, तब मैं उस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, चाहे वो संस्था कोई सी भी हो, जी। है ना? अगर वो मुख्य चीज़ ही नहीं है, हम्म। तो बाकी तो ढोक नकुसला है। अगर विवाह में फलित हो जाता है प्रेम, शुभ, सुंदर, आदरणीय है। जी। लव इन रिलेशन में हो जाता है तो आदरणीय है, नहीं होता है उसमें छोड़ देने योग्य जी। है ना? तो मेरी दृष्टि में प्रेम महत्वपूर्ण है। अब प्रेम किस कपड़े में लिपटा है, रेशम में कि मखमल में कि ऊनी में, इट डज़न्ट मैटर, हीरा हीरा है भीतर का। अब मुश्किल क्या है, हीरा है ही नहीं और ऊपर का कंटेनर भर है। सही बात अब है। उस कंटेनर के पक्ष विपक्ष में मैं क्या कहूँ? तो मेरी बात केंद्र बिंदु की है, अगर हीरा है तो सब कुछ स्वीकार है जी। ना? और हीरा नहीं है, सब कुछ त्याज्य है। मतलब प्रज्ञा से जीवन जीना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी, मतलब अगर मान लो कि कोई एक चीज है कि लिव इन रिलेशनशिप खराब है तो सबको उसी अम्ब्रेला में डाल दिया है, ऐसा नहीं है। मतलब प्रज्ञा से चलना है और ये समझना है कि उसका आधार क्या है। इसका आधार क्या है आधार और क्या क्या है, उसके परिणाम क्या हैं, ये भी परिणाम क्या देखना है, होगा। बिल्कुल सही बात है। आधार अगर सही है, तो ही परिणाम सही आएँगे, जी। है ना? जी। नहीं तो नहीं आएँगे। हम्म। अगर आधार ही कुछ और था, एक दूसरे का यौन शोषण ही करना था, तो महीना 2 महीना बाद जाके खेल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल है सही ना? बात है। फिजिकल आकर्षण है वो हमेशा नए का होता है, हम्म। जिसके संग साथ हम रहेंगे वो पुराना पड़ गया और आकर्षण तो नए का था। हम्म। हर चीज़ से हम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, कितनी अच्छी वो रही हो, है ना? तो स्वामी जी, मेरे को तो ये समझ आ रहा है आपकी बात से कि जैसे जब आपने हायर स्टेट ऑफ लव हुँ, की बात की, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, तो जो समाज में आज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब हो रहे हैं, तो आपने बोला ना कि आकर्षण हमेशा नए के प्रति होता है, तो इंसान को क्या है कि एक पुराना हो गया फिर उसको नया पार्टनर चाहिए, फिर तो इन सब चीज़ों पे भी लगाम लग जाएगा जब उसने जान ही लिया। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने भीतर आनंदित होता है, जो मैं कह रहा हूँ हायर लेवल पे अगर हाँ वो जी। जाता है, जी। फिर ये जो टूट-फूट होती है संबंधों में, कि नए व्यक्ति खींच रहा है, जी। तो अगर वो भौतिक तल पे जी रहा है, तब तो ये हमेशा रहेगा, हमेशा है रहेगा। ना? जी। जिस व्यक्ति को हमने जान लिया 4 दिन में उससे परिचित हो गए, 2 पुराना हो गया। जी। सच पूछो तो 1 ही दिन में पुराना हो गया, सही बात है। है ना? अगले दिन देखा कहीं और जाने लगी। हम्म। एक अंग्रेज कवि हुआ है, बायरन, हम्म। और अपने ज़माने में सुपर हीरोइक इमेज थी उसकी, हम्म। कवि था। हम्म। उसकी कविताएँ इतनी प्रसिद्ध थीं और लड़कियाँ उसकी इतनी दीवानी थीं, करीब 1000 लड़कियों ने शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा होगा। वो हमेशा ठुकराता रहा, बड़ी उम्र उसकी हो गई थी। फाइनली एक लड़की ने आकर उसको फुसला ही लिया। हज़ारों उसकी प्रेमिकाएँ थीं, है हम्म। ना? पूरे लंदन में सबको पता था, लोग उसकी दीवानी हैं लड़कियाँ। एक लड़की ने आकर उसको फुसला लिया कि शादी शादी करके जब वो चर्च से हाथ पकड़ के नीचे उतर रहे हैं दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी में, हम्म। है ना? सीढ़ी से उतरते हुए बायरन की नज़र नीचे एक लड़की पे पड़ती है, हम्म। वो रुक जाता है, पत्नी का हाथ छोड़ देता है, कहता था कि बुरा नहीं मानना, मैं अभी भूल ही गया था उसको देख के कि तुम्हारा हाथ पकड़े हूँ और अभी हम शादी करके नीचे सीढ़ी उतर ही रहे हैं। अब भी कसमें खाई थी पादरी के सामने। एक क्षण के लिए तो मैं भूल गया भूल कि मैं गया। शादीशुदा हूँ। तो प्रकृति ने जिस प्रकार का इंतज़ाम किया है, वह इस प्रकार का है ना? लेकिन हम यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे ऊपर जा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, यही मनुष्य की खूबी है। खूबी है। अगर कुत्ता-बिल्ली ऐसा कर रहे हैं, तो बिल्कुल नेचुरल है, देयर इज़ नथिंग कंडेम्नेटरी, वो जी। ऐसा ही कर सकते हैं, इसके आगे की संभावना उनकी नहीं है। लेकिन हम्म। हम मनुष्य हैं, हम इससे आगे जा सकते थे जी। और अगर हम ना जाएँ, तो एक प्रकार से हम पिछड़ गए। वो जो जी। इवोल्यूशन चल रहा था करोड़ों-करोड़ों साल से, डार्विन जिसकी बात करता है, जहाँ जिसने हमको मनुष्य बनाया, हम्म। हैरानी की बात है किसी ने सवाल नहीं उठाया कि फिर मनुष्य के बाद अभी तक कुछ इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? सही बात है। एक नई स्पीशीज़ आनी चाहिए थी ना। प्रकृति ने हमको जहाँ लाके छोड़ दिया है वो हॉरिज़ॉन्टल इवोल्यूशन था। हम आगे बढ़े गति की लेकिन इट वाज़ हॉरिज़ॉन्टल। हम्म। हम पशुओं जैसे ही रहे, थोड़े आगे थोड़े चेंज। अब जो इवोल्यूशन है वो वॉलंटरी और वर्टिकल है। हम्म। अगर हम खुद चाहेंगे प्रेम में ऊपर उठना, तो हम उठ सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी दी है, पोटेंशियलिटी दी है, संभावना दी है, लेकिन हम चाहेंगे और मेहनत करेंगे तो। तो ये घटना अपने आप नहीं घटेगी। ए हायर स्पीशीज़ विल बी बॉर्न, एक इंडिविजुअल के भीतर एक सुपरमैन पैदा हो सकता है, लेकिन इसका प्रयास करना पड़ेगा। हम्म।
अपने आप नहीं होगा। मनुष्य हम बन गए अपने आप, अपन ने कुछ नहीं किया था। एक दिन हमने अचानक पाया कि हम मनुष्य हैं। पिछले जन्मों की याद करें तो जानवर थे, कभी पेड़ पौधे थे, हमने कुछ नहीं किया है। इसमें कोई स्वेच्छा से कोई मामला नहीं था। कि मनुष्य आने के बाद अब प्रकृति ने हमको इतना रिस्पेक्ट दिया है कि हमको स्वतंत्रता दी है। तुम चाहो तो ऐसा करो, तुम चाहो तो ऐसा ना करो। तुम ही जिम्मेवार हो और तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता और जिम्मेवारी हमेशा एक साथ आते हैं। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टुगेदर इन वन पैकेज। जब तक हम स्वतंत्र नहीं थे, पशु का मतलब होता है जो बंधा है पाश में, पाश यानी बंधन, है ना। पशु है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम एक कुत्ता से नहीं कह सकते तुम थोड़े कम कुत्ते हो। सब कुत्ते एक से ही होते हैं, हाँ, है ना। लेकिन आदमी से हम कह सकते इसमें आदमियत बहुत कम है, इंसानियत कम है, इंसानियत कम है, हाँ, हम परसेंटेज होती है। और हाँ, किसी मनुष्य को हमको इतना दूर लगता है कि मनुष्य से भी बहुत परे निकल गया, फिर हमें कुछ नया शब्द गढ़ना पड़ता है। इसको हम इंसान कैसे कहें? तो कोई देवता है कि अवतार है कि तीर्थंकर है कि पैगंबर है, कुछ अलौकिक समथिंग डिवाइन, है ना। हम उसको नॉर्मल मनुष्य में काउंट करना नहीं चाहते। मनुष्य की कैटेगरी हो सकती है, वो मनुष्यता से ऊपर भी उठ सकता है और मनुष्यता से नीचे भी गिर सकता है। ये हमारी स्वतंत्रता है। पशु के पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए ना उसकी कोई क्रेडिट है ना उसको कोई ब्लेम है। लेकिन मनुष्य को क्रेडिट भी मिलेगी और ब्लेम भी मिलेगा, है ना, उसकी स्वेच्छा। तो प्रकृति ने हमको स्वेच्छा पे लाके छोड़ा है। नाउ यू आर फ्री, ना गड्ढे में गिरना हो गड्ढे में गिरो, पहाड़ पे चढ़ना हो पहाड़ पे चढ़ो। बिल्कुल सही बात है। तो हम जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, स्वाभाविक रूप से हम इस इंद्रधनुष में ऊपर और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब हम ऊपर बढ़ जाते हैं तो नीचे की चीजें हमारे लिए गौण हो जाती हैं, मीनिंगलेस हो जाती हैं। कोई व्यक्ति मन के तल पे गहन दोस्ती में है, अब उसके लिए काम वासना उतनी आकर्षक नहीं रह जाती है। काम वासना, लेकिन उसका कोई महत्व उसके लिए उतना नहीं बचा, उसकी गिरफ्त में नहीं है वो, है ना। कोई व्यक्ति बहुत सृजनात्मक क्रिएटिव हो गया, विशुद्ध चक्र पे उसकी ऊर्जा पहुंच चुकी है ना। हो सकता महान संगीतकार बन गया कि उपन्यासकार बन गया कि बड़ा पेंटर बन गया, वो दिन रात अपनी क्रिएटिविटी में व्यस्त रहता है। याद रखिए लाइफ एनर्जी एक ही है। वो जो मूलाधार से बहकर सेक्स बन रही थी, अब वही ऊपर जाके क्रिएटिविटी बन रही है। सेक्स से संतान पैदा होती थी और इस सृजनशीलता से बहुत सुंदर सुंदर सृजन हो रहा है। दिस इज हायर लेवल जी। ना। संतान पैदा तो पशु भी कर रहे थे। एक मक्खी रोज 200 अंडे देती है और एक मच्छर 250 अंडे रोज देता है। जी। तो कोई कमी नहीं थी उनकी उत्पत्ति जी। में, है ना, रिप्रोडक्शन में। मनुष्य तो उस मामले में बहुत कमजोर है। नहीं, हम सिर्फ उसके लिए नहीं आए, हम कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ प्रोड्यूस नहीं, क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है समथिंग टोटली न्यू, समथिंग ब्रांड न्यू आइडिया। उसके अनुसार हम कुछ रचेंगे, बनाएंगे। जिस व्यक्ति का जितना इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा क्रिएशन में, वो पाएगा वो काम वासना से उतना ही दूर निकल गया। ऐसे लगे कोई सपने में कभी देखी थी ये चीज थी मेरे अंदर, अभी उसकी पकड़ के बाहर है, वो गिरफ्त के बाहर है ना। उसका शरीर सक्षम है, वो चाहे तो काम वासना में जा सकता है, लेकिन अब मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है। अब मजबूरी नहीं, कोई लाचारी नहीं है, एक खेल की तरह हो मतलब सकता है। अब मन उसको नहीं चला रहा, उसकी मालिकियत है मन वो के चल ऊपर, रहा है अपने ऊपर। अपने ऊपर, शरीर के ऊपर भी, मन के अब ऊपर भी उसकी मालिकियत आ उसकी गई है। मालकियत आ गई। ब्यूटीफुल, इसलिए इस ब्यूटीफुल। चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। आज्ञा मतलब ऑर्डर, जी। अनुशासन। यहां से जो आदेश निकलेगा तन मन उसका पालन करेंगे। यस। नीचे के चक्र कोई आदेश नहीं दे सकते, वो आज्ञा चक्र नहीं है। यस। उनकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी, वो गुलामी मजबूर बन करेंगे, जाओगे। गुलामी, यस। है ना। इसलिए हमेशा यौन संबंध में जाने के पश्चात व्यक्ति को पछतावा होता है। दिस इज वेरी नेचुरल। उसको लगता है कि जैसे मैं कुछ अपनी आदमियत से नीचे गिर गया, है ना। एक लाचारी थी, मजबूरी ने, प्रकृति ने मुझे धक्का दिया, मजबूर किया ये करने के लिए, और उसके बाद एक पछतावा जैसा रह जाता है, उदासी घेर लेती है। अधिकांश लोग इसलिए सो जाते हैं, उस नेगेटिव स्थिति को फेस करना नहीं चाहते, करना चाहते। है ना। तो प्रेम की एक गहरी समझ सारी दुनिया में व्यापक होनी चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली इसका एक बड़ा माध्यम बन सकती है, लेकिन शिक्षा प्रणाली के अलावा अब और भी बहुत माध्यम है ना, जिनसे व्यक्ति सीख रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, दिन भर वो भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ, जो कुछ भी देख रहे हैं उससे सीख तो रहे हैं। अभी गलत गलत आ रहा है क्योंकि विज्ञापन दाता उसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ समझदारी बरती जाए और जो सही बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। स्वामी जी, घर बैठे हुए
कोई ऐसा डिस्कोर्स या कोई ऐसी बुक है जो आज की बिजी लाइफ्स में लोग इजीली उसको पढ़ के और ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? बिल्कुल, ओशो का साहित्य जो कि अब ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में लिंक पर उपलब्ध है। जी। इसका कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। ओशो की 650 किताबें, उनके करीब 6,500 ऑडियो वीडियो प्रवचन, वो सब भी, कि 10,000 से अधिक फ़ोटोग्राफ्स, मेडिटेशन, म्यूज़िक, उनके साथ सन्यासियों ने जो भजन कीर्तन किए हैं, उनके सब कुछ अवेलेबल है, जी। विदाउट ए सिंगल रुपी। आप मुझे ऑनलाइन पर व्हाट्सएप में संदेश भेजिए, आपको क्या चाहिए, मैं लिंक भेज दूँगा जिससे आप सीधा ही उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के नीचे हम लिंक डाल देंगे जी, उसका। मेरा नंबर आपका नंबर डाल मैं सकते बोल हैं। भी दे रहा हूँ, 70-273-273-72। आप कहो बिल्कुल। तो गा के बोल दूँ? हिंदी में तुक भी मिल रही है। बिल्कुल गा के बोलिए आप इसको। 70-273-273-72। 70 ब्यूटीफुल। 273 273 72। कविता बन गई। कविता बन गई। निवेदन है कि मुझे फ़ोन नहीं कीजिएगा, मैं फ़ोन जी। नहीं सुनूँगा, मेरा फ़ोन अक्सर बंद रहता है। लेकिन मैं 24 घंटे में एक बार ज़रूर खोलता हूँ और जो भी मैसेज आया है, जिसने जो भी चाहा है, उसको वही चीज़ भेज देता हूँ। और यह ब्यूटीफुल। सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज है। इसके अलावा ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस चलती हैं एवरीडे। जी। हर सोमवार से लेकर शनिवार तक, संडे की छुट्टी उसमें रखते हैं 1 दिन की। ये निरंतर पिछले 5 साल से चल रहा है ब्यूटीफुल। और इसमें हज़ारों लोग अपने घर बैठे आराम से जुड़ जाते हैं। इसका कोई निश्चित शुल्क नहीं रखा है। स्वेच्छानुसार वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो मित्र जो देना कर चाहें सकते हैं। स्वागत है। जी। तो इसमें आप रोज़ 1.5 घंटे का अपने घर बैठे जॉइन कर सकते हैं। ब्यूटीफुल स्वामी जी। एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड में आपके साथ खेलना चाहूँगी आखिरी में। कैन वी गो अवश्य। अहेड? ओके। साइलेंस या लाफ्टर, आपको ज़्यादा डिवाइन इनमें से क्या लगता है? चूज़ वन। लाफ्टर। लाफ्टर। ओशो को डिस्क्राइब करने के लिए Particularly the laughter which is born out of deep silence, let me add. वाओ! Hmm. ओके। ओशो को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द। Undefinable. एक शब्द। अनडिफाइनेबल। अगर ओशो आज इंस्टाग्राम पर होते तो उनका फर्स्ट पोस्ट क्या होता? अगर यदि से शुरू होने वाले सारे प्रश्न कल्पनात्मक होते हैं, इनका वास्तविक उत्तर नहीं दिया जा नहीं दिया जा सकता। सकता। मेडिटेशन के बिना 1 दिन या फ़ोन के बिना 1 दिन, क्या मुश्किल है दोनों में से? मैं दोनों का संतुलन साधने को कहता हूँ। 24 घंटे में से 24 मिनट फ़ोन देख लो, बाकी अपने भीतर नहीं, ध्यान ये करो। आंसर डिप्लोमैटिक है नहीं, 1। डिप्लोमैटिक नहीं, सब चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, ओशो की शिक्षा झोरवादी बुद्धा, जी, संसार और संन्यास एक साथ। एक साथ। मोबाइल हमें संसार से जोड़ रहा है, ध्यान हमें अपनी भीतर आत्मा से से जोड़ जोड़ता रहा है, है। तो दोनों जोड़ने का काम कर रहे हैं और दोनों ज़रूरी हैं, बैलेंस। दोनों ज़रूरी हैं। ये जी, बैलेंस। बैलेंस। अगर ओशो आज एक फ़िल्म डायरेक्टर होते, तो किस जॉनर की फ़िल्म बनाते? फिर अगर से आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं होता। अच्छा, अगर आप बनाते तो किस जॉनर पे बनाते? देखिए, मेरे पास करने को इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं, फ़िल्म बनाने के काम में मैं बट नहीं फ़िल्म जाऊँगा। से स्वामी जी बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि 2022 में कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी आई थी शेरशाह, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान नहीं, दिया मैंने था पिछले भारत के लिए। 40 साल से कोई फ़िल्म नहीं देखी, मैं 40 जस्ट साल से अखबार नहीं पढ़ा, न्यूज़ नहीं देखी, मेरे घर में टेलीविज़न ही नहीं है। बट कई बार मूवीज़ बहुत पॉज़िटिव चेंज भी सोसाइटी में लेकर आती हैं, ये हकीकत बात है। तो क्या ध्यान के ऊपर मूवी बनाते आप? ध्यान के ऊपर मूवी नहीं बन सकती। ध्यान मीन्स साइलेंस, ध्यान मीन्स थॉटलेसनेस। मूवी बनाने के लिए तो विचार चाहिए, शब्द चाहिए, घटनाएँ चाहिए, हुँ। है ना? ध्यान के ऊपर मूवी नहीं बनती। ठीक है, तो मैं ये मुझे एक मान घटना लेती याद आ गई। हुँ, एक बार 1973 में शायद या 72 में भगवान महावीर की जन्मशती मनाई जा रही थी। जी। उस समय ओशो मुंबई में थे। हुँ, एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी जो जैन थे, उन्होंने आके कहा कि आप कुछ ऐसा करिए, आपके तो फ़िल्मी जगत में बहुत शिष्य हैं, भगवान महावीर के जीवन पे फ़िल्म हुँ। बनाई जाए। ओशो उनका उसमें दिखाओगे क्या? हुँ। महावीर खड़े हैं 12 साल, किसी से कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ धरते नहीं, कोई स्त्री उनके पीछे नहीं पड़ी, वो किसी स्त्री के पीछे नहीं पड़े, कोई ट्रायंगल नहीं है। हुँ। घटना क्या घटेगी? सन्नाटा छाया है सन्नाटा। जंगल में, है ना? उत्तेजना नहीं पैदा होगी कोई, हुँ, है ना? तो फ़िल्म और कहानी जो बनती हैं, वो बनती हैं एक्साइटमेंट पे, उससे हुँ। मनोरंजन होता है। ध्यान मनोरंजन नहीं है, ध्यान मनोभंजन है मनोभंजन है। ना? हुँ, गोइंग बियॉन्ड द माइंड।
तो उससे फिल्म नहीं बन सकती। क्या बात है। ओके, मैंने सुना है कि आपको टी बहुत पसंद है। जी इज हाँ। इट? हाँ। ओके, टी के अलावा व्हाट एल्स यू लाइक? ब्लैक फेवरेट ड्रिंक? कॉफी। ब्लैक कॉफी। यस। ओके, आपके हिसाब से ज्यादा ये तो डेंजरस पूछो क्या क्यों है? पसंद है? कि सजगता लेकर आता है शायद नहीं, इसलिए? मेरी पत्नी को पसंद है। अच्छा। मुझे वह हर चीज पसंद है जो उन्हें पसंद है। जेंटलमैन गेट अ नोट। ओके, आपके हिसाब से ज्यादा डेंजरस क्या है, इग्नोरेंस या फिर ईगो? बोथ आर इक्वल इक्वली। हर्टिंग इन अपने अपने तरीके से दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। कोई पूछे कि तलवार में बंदूक में कौन, अपने ढंग अलग अलग है, यस, बट दोनों ही दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसानदायक है जी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, क्या कभी ऐसा मोमेंट जब ओशो ने आपसे कभी कुछ कहा और आप स्पीचलेस रह गए? एक वो मोमेंट आपको कोई याद आता है कि जब उन्होंने आपसे ऐसे कुछ चीज बोली एंड यू वर कंप्लीटली स्पीचलेस? मैं उनके सामने हमेशा ही स्पीचलेस रहा हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा है उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए। ऐसा? मैंने अपनी तरफ से कभी उनसे कुछ नहीं कहा, कुछ हम्म। पूछा भी नहीं, कोई सवाल भी नहीं पूछा। हाँ, प्रश्न मैंने पूछे लेकिन वो प्रवचन में पूछे। ओके। व्यक्तिगत रूप से जब हम मिले, मेरी तरफ से सन्नाटा था। सन्नाटा उनको था। अपनी तरफ से जो कहा मैंने उसमें हाँ भरी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कई बातें लोगों को भरोसा नहीं आती कैसे हुई होंगी। मैंने कभी ओशो के चरण भी स्पर्श नहीं किए। सीरियसली? मैं अपने हाथ 2 इंच दूर ही रखता था ज़मीन पे। मुझे लगता था उनके इतने कोमल पैर हैं, हम्म। मेरे स्पर्श करने में भी जैसे चोट लग जाएगी। 2 इंच दूर ही रख कर प्रणाम करता था। मेरे मन में स्वामी जी ये प्रश्न बहुत आता है, क्या स्पिरिचुअलिटी में भी नेपोटिज्म आपने कभी फील किया? जैसे कभी ऐसे कोई प्रेशर फील हुआ है कि आपको उस दृष्टि से देखा जाता है कि आप ओशो अनुज हैं, तो लोगों का आपको देखने का नजरिया एक ढंग बहुत अलग होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगी। कभी वो प्रेशर कभी लाइफ में फील हुआ है? जी, अभी कभी नहीं, नहीं। ओशो हमें कभी? सहज जीना सिखाते हैं, जैसा जी। मैं हूँ वैसा हूँ, है ना? जी। अब स्वाभाविक भाई-भाई हैं तो कुछ चीज़ें मिलती होंगी। जी। वो स्वाभाविक है, एक से स्वाभाविक है। डीएनए है तो। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको जानबूझ के मेंटेन कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ कि नकल कर रहा स्वाभाविक हूँ। है। कई लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि नकल कर रहे हो। ऐसा उनको वो लगता उनका देखने है का ना? नजरिया है। जी। मैंने कहा भाई मैं और 10 चीज़ें गिना दे रहा हूँ जिसमें मैंने नकल की, तुम करके बता दो। कोई कहता है ओशो से आवाज़ निकाल रहे तो भाई-भाई हैं तो एक सी आवाज़ रहेगी, है रहेगी। ना? जी। हम 6 भाइयों की शक्ल सूरत लगभग सबकी मिलती-जुलती है। हुँ। मेरे पिताजी की शक्ल पे गई है। हुँ। मेरे पिताजी की शक्ल बिल्कुल ओशो जैसी थी। जी। थोड़ा छुट-पुट चेंज होंगे लेकिन बेसिक पैटर्न वही है। हम 6 भाइयों में से 3 की आँखें माँ जैसी हैं और 3 की भाई पिताजी जैसी हैं। 50-50% बँट गए, है ना? नकल गिनाने चलो तो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं बताने को। मेरी हैंडराइटिंग और ओशो की हैंडराइटिंग बिल्कुल एक है। वॉव! जैसे दस्तखत वो करते हैं वैसे करने का शौक मेरे को है। तो ये ये सब कुदरती है मतलब ओशो को बड़ा शौक था दस्तखतों में कलर भरने का। वो हुँ। शौक मेरे को बड़े बचपन से है। मेरे वाह! बड़े बचपन के भी पत्र रखे हुए हैं। उसमें हुँ। मैं कलरफुल सिग्नेचर कर रहा हूँ उतना बड़ा। पत्र छोटा-सा सिग्नेचर ज़्यादा बड़ा है, रंग-बिरंगा। 1 घंटा लगा होगा उसको भरने में। ये शौक बिल्कुल मिलता-जुलता था, है हुँ। ना? ओशो जबलपुर कॉलेज से 2 महीने के बाद निष्कासित कर दिए गए। हुँ। हम जबलपुर कॉलेज में एडमिशन ले गए, हम गेट से ही भगा दिया गया। हुँ। अब इसको कोई कहे कि नकल कर रहे हैं, नकल नहीं कर रहे हैं। ओशो तर्क कर रहे थे। और जी। सामने वाला तर्क का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो नाराज़ हो गया। उनको निकाल दिया गया। मैं एडमिशन लेने गया, मेरी वहीं पे झड़प हो गई प्रिंसिपल से और हुँ। मैंने जो तर्क दिए उनके पास उसका जवाब नहीं था। जब नाराज़ आदमी तब होता है जब वो उत्तरहीन है। उत्तरहीन है। अगर उसके पास उत्तर होता तो वो उत्तर देता हुँ। बोल के। तो बिल्कुल। मुझे वहीं से गेट आउट कर दिया गया। ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी से टॉप किया। हुँ। मैंने भी सागर यूनिवर्सिटी से टॉप किया। लालटेन में पढ़ने के दिन थे, उस ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी। मैंने भी बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें मैंने टॉप किया था, उस साल में भी लालटेन में पढ़ा था। अच्छा। जहाँ मैं रहता था वहाँ बिजली नहीं थी, पंखा जी, नहीं था, जी, है जी, ना? जी। गिनाने चलूँ मैं बहुत सारी चीज़ें गिना दूँगा। मुझको और ओशो को दोनों को स्मॉल पॉक्स की चेचक की बीमारी हुई थी। मेरे चेहरे पर निशान अभी भी हैं, ओशो के चेहरे पर धीरे-धीरे मिट गए थे। जी। ओशो को और मुझको दोनों को सीवियर माइग्रेन सदा रहा, अभी भी है आपको? अभी भी है। अभी एक आयुर्वेदिक औषधि मिल गई, उससे मेरा कंट्रोल में है। जी। अदरवाइज़ इसकी कोई दवाई नहीं होती माइग्रेन हुँ। की। हुँ। तो ओशो को भी सदा रहा। उनके ज़माने में इस आयुर्वेदिक औषधि का नहीं पता था। मेरा पिछले 4-5 साल से नियंत्रण में है। ठीक है, बीमारी तक एक सी है। ओशो सिर्फ़ दाहिने करवट सोते थे,
मैं भी सिर्फ दाहिने करवट सोता हूँ। ये वाह! नकल थोड़ी कर रहे हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में है वैसा। अगर मैं यस। लेफ्ट साइड जाऊँगा, उस जी, तरफ का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, नीचे जाएगा और तुरंत हेडेक होने लगेगा। जी। पूरी रात भर मुझे एक ही करवट सोना पड़ती है। आप ओशो का कोई भी पोज़ देखिए सोए हुए, वो राइट साइड में सोए हुए होंगे। ये बहुत नकल नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक है, ऐसा स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। वही वही डीएनए है तो बहुत सारी फिज़िकल चीज़ें मिलती-जुलती आप होंगी। एक ऐसे शख्स हैं स्वामी जी जो आज धरती पे अभी मौजूद हैं जिन्होंने जो ओशो के सबसे नज़दीक रहे हैं, जिन्होंने ओशो को इतना जिया है। तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ बैठ के मुझे पॉडकास्ट करने का ओशो मिल रहा है। घुमक्कड़ रहे, बेघरबार रहे, उनके नाम कभी कोई धन संपत्ति नहीं थी, है ना? मेरा भी कभी कोई घर नहीं रहा, जो हुआ भी कुछ दिन के लिए फिर बेचना पड़ा, फिर बेचना पड़ा। हमेशा मैं मूव कर जाता हूँ, छूट जाता हूँ। ओशो कितने शहरों में कितनी जगह रहे, है जी, ना? और हमेशा पता ही कि यहाँ से भी चले जाएँगे, यहाँ से यहाँ भी से भी चले कहीं भी जाएँगे। घर जैसा नहीं, है बट ना? स्वामी जी ही ऐसा वाज़ जस्ट अ गेस्ट। बट स्वामी जी ऐसा स्पिरिचुअल लोगों के साथ बहुत होता है। मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि वो उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप ही नहीं टिकती। क्या किस वजह से ये होता है? क्या ये कुदरत का कोई करिश्मा होता है कि उसको अटैचमेंट ना हो जाए तो चलो इसको मूव करते हैं यहाँ से? क्या ऐसा कुछ है? प्रकृति का यही इंतज़ाम है। परिव्राजक सन्यासी जो होते थे ना, जी, घुमक्कड़, जी, तो ऐसे हम घुमक्कड़ हैं, घुमक्कड़ है है। ना? तो जहाँ हम हैं, कुछ पक्का नहीं कब वहाँ होंगे, है ना? बिल्कुल, आगे पता बिल्कुल। नहीं, अपने को भी नहीं पता कहाँ जाएँगे और इसी में मज़ा है ज़िंदगी को जीने का, जी, अनप्रेडिक्टेबल, जी। है ना? हमको भी नहीं पता कहाँ जाएँगे, क्या होगा, फिर समथिंग न्यू विल हैपन। तो पुराने की कोई पकड़ नहीं है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं है ना? हुँ, और नए के प्रति खुला हृदय है, कि जो भी जी, होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। मज़ेदार होगा, इससे और ज़्यादा मज़ेदार होगा। बहुत तो आपका मज़ा आया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत आनंद आया इस पॉडकास्ट में और आशा करती हूँ कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे एक नए अवश्य। पॉडकास्ट के साथ। जय ओशो। जय ओशो।